हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो चलिएगा, यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं परमाणु की संरचना के बारे में कि क्या है परमाणु की संरचना। क्लास 12 का फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण और काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा आपका परमाणु की संरचना। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये जानेंगे कि जो परमाणु है उसकी संरचना क्या है। ठीक है, क्या जानेंगे कि परमाणु जो है उसकी संरचना क्या है और इससे संबंधित कौन से प्रश्न हैं जो यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और साथ ही हमें क्या समझ में आता है और हम अब क्या नया सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू वहां से करते हैं जहां से आप जानते हैं, ताकि आप वहां से कनेक्ट हो पाए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी सारी चीजें हैं वो किससे मिलकर बनी हुई हैं, वो परमाणुओं से मिलकर के बनी हुई हैं। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी हुई हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, परमाणु का मतलब क्या होता है, ये एक अति सूक्ष्म कण होता है और डाल्टन ने अपनी थ्योरी के अनुसार ये माना कि ये जो कण है ये कैसा है, विभाजित है, वो अविभाजित है, इसको क्या है और भी ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता है। ठीक है, लेकिन बाद की और जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए, बाद के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि जो परमाणु है, जो वैसे कैथोड किरणें और एनोड किरणों की जब खोज हुई तो यह बताया गया कि जो परमाणु है वो क्या होता है, विभाज्य कण होता है, और परमाणु भी किन्हीं और कणों से मिलकर के बना हुआ होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि परमाणु क्या है। तो परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। दोनों ही कंडीशंस हैं कि ये स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और स्वतंत्र अवस्था में नहीं भी रह सकता है। जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, इनके जो परमाणु होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में रहते भी हैं, लेकिन जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये जो क्रियाशील हैं, इनके परमाणु क्या होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते, बल्कि ये दूसरे परमाणुओं के साथ संयोग करके एक अणु का निर्माण करते हैं। तो परमाणु जो होते हैं वो क्या करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। कक्षा 11 में अगर आपने ये पढ़ा होगा क्या, परमाणु की संरचना के बारे में, तो आप क्या है बहुत अच्छे से जानते होंगे। क्लास 9 में, 11th में आपने पढ़ा होगा कि परमाणु क्या है। ठीक है, तो परमाणु क्या होता है, तीन मूल कणों से मिलकर के बना होता है। हम अपने फिजिक्स के उस टॉपिक की ओर बढ़ेंगे जो क्या है हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और हम धीमे धीमे समझते हुए वहां पर ही पहुंचेंगे, क्योंकि कोई भी चीज जो है हमें स्टेप बाय ही करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जो है उसमें कोई जल्दबाजी करते हैं। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो परमाणु है वो किनसे मिलकर के बना होता है, तीन मूल कणों से मिलकर के बना होता है, जिनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक है, परमाणु किससे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन मूल कणों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो परमाणु के जो मूल कण हैं वो कौन कौन हैं, परमाणु के मूल कण होते हैं। ठीक है, परमाणु के मूल कण कौन कौन से हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और तीसरा कौन होता है, इसमें न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, और तीसरा कौन सा होता है, न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का जो संकेत है वो क्या होता है, ई होता है, प्रोटॉन का जो संकेत है वो पी होता है, और न्यूट्रॉन का संकेत क्या होता है, एन होता है। ठीक है, बात करते हैं आवेश की, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19, कैसा, नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो किसका होता है, प्लस का होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19। कभी यहाँ प्लस नहीं लगाया जाता, दोनों जगह पर ही -19 रहता है, लेकिन इनके आगे इनकी जो नेचर है वो कैसी होती है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली होती है, यानी कि ये क्या है, एक माइनस का होता है और एक किसका होता है, प्लस का होता है। ऑल राइट। न्यूट्रॉन जो होता है इसमें कोई आवेश नहीं होता, ये कण कैसा होता है, उदासीन होता है। ठीक है, ये कण कैसा माना जाता है, उदासीन माना जाता है। तो तीन कण हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन हो गया, ठीक है, और क्या हो गया आपका, न्यूट्रॉन हो गया। बात ये करते हैं कि इनकी खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी, जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन ने क्या है, इसकी खोज की थी। और प्रोटॉन जो होता है उसकी खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी, रदरफोर्ड। और जो न्यूट्रॉन है इसकी खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी। किसने की थी, चैडविक ने की थी। तो बहुत अच्छी सी बात आप क्या है जानते होंगे, वो कहते हैं ईंट पर नाच। क्या कहते हैं, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच यानी कि आपने देखा है कि कोई व्यक्ति क्या है, ईंट पर नाच रहा है। ईंट पर तो खैर नहीं नाच सकते, जो काबिलियत इंसान है जो नाच सकते हैं। तो ईंट पर नाच क्या होता है, ईंट पर नाच का मतलब होता है, ई का ई और टी का मतलब ये टी। ठीक है, तो ई टी हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, पी मतलब थॉमसन ने की थी। किसने की थी, थॉमसन ने। पर यानी कि पी और क्या हो गया आपका, आर हो गया। ठीक है,
पी और आर, इसका मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। और ये आता है तीसरा ना, यानी कि एन हो गया यहां पर, ठीक है, और सी एच, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी, ठीक है। तो ईंट पर नाच से क्या है, आप इनकी खोजों को भी याद रख सकते हैं। ये जानी मानी क्या है, यहाँ पर एक बात है, ईंट पर नाच, ईटीपीआर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन क्या हो गया, चैडविक हो गया। इस तरीके से इनकी क्या है, खोज की गई थी, ठीक है। चलिए, तो अब हमारी बात यह है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीन मूल कणों से मिलकर के क्या है, कोई भी परमाणु जो है बना हुआ होता है। इन तीन चीजों से क्या है, मिलकर क्या बनता है, परमाणु बनता है। तो बात ये आती है, अब बात ये आती है कि कोई भी परमाणु है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां कहां पर रहते हैं, यानी कि परमाणु जो बना हुआ है वो किस किस से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और किससे मिलकर बना हुआ है, न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। तो यह माना जाता है कि जो परमाणु है वो कैसा होता है, गोलाकार होता है। कैसा होता है, गोलाकार होता है। अब इस गोले के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां कहां पर रहेंगे, ठीक है। यही परमाणु की संरचना है कि कोई भी एक परमाणु है, ऐसे करके हमने दिखाया। परमाणु जो होता है, इसकी त्रिज्या कितनी होती है, लगभग लगभग यहां पर आप ये कह सकते हैं कि इसकी त्रिज्या जो है 10 की पावर माइनस यहां पर 13 क्या है, मीटर होती है, ऐसे करके कह देते हैं, ठीक है। तो यहां पे इसका नाभिक, यहां पे बात यह है कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, वो कहां कहां पर रहते हैं, कैसी कैसी जगहों पर स्थित हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन कहां पर हैं, प्रोटॉन कहां पर हैं और न्यूट्रॉन कहां पर हैं। इन तीनों चीजों के बारे में हमें क्या लेनी होगी, जानकारी लेनी होगी। तब हम पढ़ पाएंगे कि परमाणु की संरचना क्या है। तो परमाणु की संरचना यही है कि बस ये बताइएगा हमको कि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो कहां कहां पर हैं, किस तरीके से स्थित हैं, और इस परमाणु के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, क्या क्या होता है, ये कैसे रहते हैं आपस में। इस तरीके से इसको क्या कहते हैं, हम परमाणु की संरचना कहते हैं, ठीक है। चलेगा, तो परमाणु की संरचना के बारे में ये बताने के लिए, क्या बताने के लिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहां कहां पर रहते हैं, परमाणु की संरचना कैसी होती है, इसके लिए कई सारे परमाणु के मॉडल दिए गए। क्या दिए गए, परमाणु के मॉडल। मॉडल का मतलब होता है कि उस चीज के आधार पर क्या है, हम उसको समझा रहे हैं, ठीक है। ऐसा मान के हम उससे क्या है, मान रहे हैं, ठीक है। आइडियल है, यानी कि मॉडल दिए गए, कई सारे मॉडल दिए गए जिनके आधार पर यह समझाने का प्रयास किया गया कि जो परमाणु की संरचना है वो कैसी होती है और क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे परमाणु की संरचना बताने के लिए क्या है, यहाँ पे समझाया गया कि वह परमाणु की संरचना कैसी होती है और क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बात ये आती है, पहली वाली बात यहाँ पर ये आई कि पहला जो मॉडल दिया था वो किसने दिया था, थॉमसन ने दिया था। क्या दिया था, थॉमसन ने क्या है दिया मॉडल, और थॉमसन का परमाणु मॉडल उसे कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, थॉमसन परमाणु मॉडल। पहला जो मॉडल है, पहला जो समझाने का प्रयास किया वो किसने किया, थॉमसन ने किया। तो पहला जो मॉडल है वो क्या होता है, थॉमसन परमाणु मॉडल, यानी थॉमसन का परमाणु मॉडल है। थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल के आधार पर यह समझाने का प्रयास किया कि जो परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पर रहते हैं। तो परमाणु को समझाने के लिए थॉमसन ने अपने मॉडल में यह कहा कि जो परमाणु है वो कैसा होता है, गोलाकार होता है। परमाणु कैसा होता है, गोलाकार होता है, ठीक है। कैसा होता है, परमाणु गोलाकार होता है। और परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, तरबूज के बीज की तरह इसमें बिखरे हुए रहते हैं। परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कैसे होते हैं, तरबूज के बीज की तरह इसमें क्या होते हैं, ऐसे ऐसे करके बिखरे हुए रहते हैं। तथा परमाणु के अंदर जो धनावेश है वो कहां पर रहता है, एक छोटे से बीच में रहता है, यानी कि छोटे से स्थान में क्या है वो रहता है, सही है। परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से धसे हुए हैं जिस तरीके से क्या होता है, यहां पर तरबूजे के अंदर बीज धसे होते हैं वैसे, और उसका जो समस्त धनावेश है वो कहां पे रहता है, उसके केंद्र पर स्थित होता है। ऐसी बात क्या है इन्होंने कही, ठीक है। लेकिन ये परमाणु मॉडल जो है, तरबूजा देखा है आपने, तरबूज देखा होगा, उसे काटते हैं तो बीज जो होते हैं वो तरबूज के चारों ओर मिलेंगे, उसके केंद्र पर यानी कि उसके सेंटर पर कोई भी तरबूज का बीज जो है वहां पर नहीं मिलता है। कोई भी तरबूज का बीज वहां पे क्या है आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, सही है। तो यहां पर क्या है, इस तरीके की बात जो है कही गई कि ऐसे ऐसे करके क्या है परमाणु जो है होता है। लेकिन जो थॉमसन का परमाणु मॉडल था ये बहुत सारी चीजों की क्या है व्याख्या नहीं कर पाया था। क्यों नहीं कर पाया था,
क्योंकि ये इतने सारे प्रोटॉन प्रोटॉन यहाँ पे पास में रखे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल होगा, तो ये खिंच के आ जाने चाहिए, तो परमाणु का क्या होगा, अस्तित्व यहाँ पर नहीं रहेगा। दूसरा, यहाँ पर परमाणु में से क्या निकलते हैं, जब उसे उत्तेजित किया जाता है, जब ऊर्जा दी जाती है, तो यहाँ पर स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं, तो उन स्पेक्ट्रमों की ये वाला जो परमाणु है वो व्याख्यान नहीं कर पाया। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज हुई, फिर ये नहीं बता पाया कि इसके अंदर जो न्यूट्रॉन है वो कहाँ है और किस तरीके से हैं, तो ये वाला जो परमाणु मॉडल है ये परमाणु के सभी गुणों को क्या है, व्याख्यात नहीं कर पाया, इसलिए इस परमाणु मॉडल को क्या है, रिजेक्ट कर दिया गया कि ये परमाणु मॉडल पूरी तरह से सही नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद नंबर दूसरा, फिर परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो कहाँ रहते हैं, उसको समझाने के लिए वो किसने एक नया मॉडल दिया गया जिसे कहते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। दूसरा परमाणु मॉडल किसका था, रदरफोर्ड का था, जिसे हम क्या कहते हैं, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल कहते हैं। सिर्फ हल्के फुल्के तौर तरीके से हम जान रहे हैं इनको, इनके बारे में हम नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, बल्कि सिर्फ क्या है, हम इसे थोड़ा थोड़ा परिचय कर रहे हैं। ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था इसमें क्या है, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, रदरफोर्ड ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कहते हैं। क्या कहते हैं, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड ने क्या काम किया, एक धातु की एक बहुत पतली पन्नी ली, उन्होंने क्या किया, धातु की एक बहुत पतली क्या ली, पन्नी ली। ठीक है, पन्नी ले ली उन्होंने, अब और यहां पर क्या लिया उन्होंने, रेडियम का एक ब्लॉक लिया, क्या लिया, यहां पर एक ब्लॉक लिया जिसमें क्या भरा हुआ था, रेडियम भरा हुआ था। ठीक है, क्या भरा हुआ था, रेडियम भरा हुआ था, रेडियो एक्टिव पदार्थ था, और इसमें से क्या है, अल्फा कण निकल के जा रहे थे, इसमें से क्या निकल के जा रहे थे, अल्फा कण निकल के जा रहे थे। ठीक है, ऐसे करके, तो इधर इस धातु की पन्नी पर इन्होंने क्या कराया, अल्फा कणों का प्रकीर्णन कराया। यहां पर इन्होंने क्या किया, इसमें क्या भरा हुआ है, रेडियम ब्लॉक है, तो रेडियम भरा हुआ है, इस धातु की पन्नी पर इन्होंने क्या कराया, जो है इलेक्ट्रॉनों उस पे अल्फा कणों की क्या कराई, बमबारी कराई। इन्होंने इस धातु की पन्नी पर क्या कराई, अल्फा कणों की बमबारी कराई, और सामने इस पर क्या लगाया, एक जिंक सल्फाइड का पर्दा लगाया था। यहां पर क्या लगाया इन्होंने, एक सामने एक जिंक सल्फाइड का पर्दा लगाया। ठीक है, जिंक सल्फाइड का पर्दा इसलिए लगाया क्योंकि जब अल्फा कण इस पन्नी से होकर बाहर निकलेगा तो यहां पर जिंक सल्फाइड के पर्दे पर क्या करेगा, एक चमक पैदा करता है। क्या पैदा करता है, एक चमक पैदा करता है, जिससे यह पता चल जाता है कि इसमें से अल्फा कण पन्नी में से होकर बाहर निकला या फिर नहीं निकला। तो इसे क्या कहते हैं, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कहते हैं, जिसमें रदरफोर्ड ने एक रेडियम का ब्लॉक लिया जिसमें से क्या है, अल्फा कणों की बमबारी एक धातु यानी सोने की पन्नी पर कराई। ये क्या है, सोने की पन्नी है, पतली पन्नी है, बहुत बारीक पन्नी है, सोने की पतली पन्नी। ठीक है, सोने की पतली पन्नी पर क्या है, उन्होंने अल्फा कणों की क्या कराई, बमबारी कराई। इस तरीके से उन्होंने क्या देखा कि यहां से हम क्या कर रहे हैं, अल्फा कणों की बमबारी करा रहे हैं। जब यहां से अल्फा कणों की बमबारी करा रहे हैं ऐसे करके, तो यहां पर क्या देखते, यहां पर ऐसे करके इस पर अल्फा कणों की क्या है, बमबारी कराएंगे। इसमें से क्या निकल के जा रहे हैं, अल्फा कण निकल के जा रहे हैं। ठीक है, क्या निकल के जा रहे हैं, अल्फा कण, ऐसे करके। ये सोने की पन्नी हो गई, ये जिंक सल्फाइड का क्या हो गया, पर्दा हो गया, क्या हो गया, पर्दा हो गया, और ये क्या हो गया, आपका रेडियम ब्लॉक हो गया। क्या हो गया, रेडियम ब्लॉक, जिसमें से क्या है, अल्फा कण निकल के जा रहे थे। तो जब इन्होंने यहां पर इस पे बमबारी कराई और बमबारी कराने के पश्चात इन्होंने परमाणु की संरचना के बारे में अपनी थ्योरी दी, लेकिन उससे पहले इनको इस एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या क्या चीजें अनुभव हुई और क्या क्या इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाले। जब इन्होंने इस पे बमबारी कराई तो इन्होंने ये देखा कि अधिकतर जो अल्फा कण हैं वो क्या होते हैं, पर्दे इस पन्नी से होकर बाहर निकल जाते हैं। अधिकतर ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉन जो वो हैं अल्फा कण हैं वो क्या होते हैं, इस पन्नी से होकर बाहर निकल जाते हैं। इस पन्नी से निकल के कहां पर टकराते हैं, पर्दे पे टकराते हैं और क्या करते हैं, चमक पैदा करते हैं। ठीक है, जाकर कहां पे टकराते हैं, पर्दे पे टकराते हैं। तो इनका पहला निष्कर्ष ये था, पहला बात ये थी कि अधिकतर जो अल्फा कण हैं वो क्या होते हैं, सीधे पर्दे से धातु की पन्नी से पार निकल जाते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि परमाणु के अंदर अधिक भाग कैसा रहता है, खाली रहता है। परमाणु के अंदर क्या होता है, अधिकतर भाग, ज्यादातर भाग कैसा रहता है, खाली रहता है। ये इस बात का एक्सपेरिमेंट और निष्कर्ष निकाला इन्होंने। दूसरा इन्होंने क्या देखा कि कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो क्या हो गए, इस तरीके से गए और ऐसे करके क्या है, यहां से विक्षेपित हो गए। कुछ अल्फा कण कैसे विक्षेपित हो गए, इस तरीके से ऐसे गया सॉरी ऐसे करके गया और इस तरीके से जो है वो गया। ऐसे अल्फा कण जो है
ऐसे करके गए, यहां से निकले और क्या हो गए, थोड़े से क्या हो गए, वो विक्षेपित हो गए, कम मात्रा में क्या हो गए, विक्षेपित हो गए। तो इससे इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के अंदर कोई ना कोई क्या है, एक सॉलिड भाग है जिससे क्या हो गए हैं, ये थोड़ा सा विक्षेपित हो गए हैं। थोड़े से कैसे हो गए हैं, विक्षेपित हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अल्फा कणों पर क्या होता है, धनात्मक आवेश होता है। अल्फा कणों पर कैसा आवेश होता है, धनात्मक। अब इन्होंने एक और निष्कर्ष निकाला कि कुछ बहुत कम अल्फा कण, लगभग ही 10,000 में से एक, बहुत कम अल्फा कण, लगभग कितना, 10,000 में से एक अल्फा कण ऐसे करके वापस उसी मार्ग पे लौट आया, यूं करके गया और पन्नी से टकराए करके, यानी कि टकराया और वापस क्या है, लौट आया। वास्तव में नहीं टकराया, लेकिन ऐसा लगा जैसे कि ये अल्फा कण किसी कठोर चीज से टकरा के वापस लौट आया है, और बहुत कम मात्रा में, लगभग 10,000 में से एक ऐसा जो अल्फा कण है वो टकरा के क्या है, वापस आ गया। तो इन्होंने इस बात से निष्कर्ष निकाला कि जब अल्फा कण इसमें से लेकर के वापस आ गया, तो इसका मतलब ये है कि परमाणु के अंदर क्या होता है, कोई एक भाग ठोस होता है, सॉलिड स्टेट का होता है, यानी कि धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक होता है, जिसकी वजह से अल्फा कण पे भी धनात्मक आवेश, परमाणु के अंदर भी धनात्मक आवेश एक जगह पे है, छोटी सी जगह पे है। ज्यादा जगह पे होता तो ज्यादा लौटते, इसलिए छोटी सी जगह पर है, जिससे ये इधर गया और लौट करके क्या है, वापस आ गया। ठीक है, तो इन्होंने उससे क्या निष्कर्ष निकाला कि इस छोटी सी जगह को हम क्या कहते हैं, नाभिक। उस परमाणु का नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं, इस छोटी सी जगह को परमाणु का नाभिक कहते हैं। और इस परमाणु के नाभिक में क्या रहता है, परमाणु का समस्त धनावेश रहता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि वहां पर एक छोटी सी जगह है, उस छोटी सी जगह में क्या है, परमाणु का समस्त धनावेश रहता है, और वहां पर क्या होता है, परमाणु के अंदर क्या है, यहां पे समस्त धनावेश रहता है, जिससे क्या होता है, अल्फा कण टकरा के वापस आया। तो इनके परमाणु मॉडल के अनुसार क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, ये इन्होंने बताने का प्रयास किया कि परमाणु का समस्त धनावेश तो कहां पे रहता है, नाभिक में रहता है। नाभिक का आकार कैसा होता है, काफी ज्यादा छोटा रहता है, बहुत छोटा रहता है। और जो इसके इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या होते हैं, इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में क्या करते रहते हैं, ऐसे करके घूमते रहते हैं। ठीक है, विभिन्न यहाँ है, इसमें कक्षाएं हैं जिनमें क्या होते हैं, ऐसे करके चक्कर लगाते रहते हैं। इसको हम कहते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हो गया, जिसमें इन्होंने कहा कि परमाणु का जो नाभिक है वो कहाँ होता है, बहुत छोटा होता है, सेंटर पे रहता है, केंद्र पे। इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, ये रदरफोर्ड का मॉडल। इस रदरफोर्ड के मॉडल में भी कुछ कमियां थी। क्या कमियां थी कि अगर कोई जो है इलेक्ट्रॉन है, अगर वो इस तरीके से इस कक्षा में क्या है, घूम रहा है, जब वो कक्षा में घूम रहा है तो आप पाएंगे कि वो इलेक्ट्रॉन जो है धीमे 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 उसकी ऊर्जा घूमते घूमते खत्म होगी, और वो क्या होगा, इसमें आकर के गिर जाएगा, नाभिक में आकर गिर जाएगा, जिससे कि उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, तो आपका मॉडल कैसा है, गलत है, सही नहीं है। दूसरा, घूमता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, यहां से वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। कैसा करेगा, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या करेगा, ऊर्जा निकालेगा। क्योंकि कोई चीज अगर घूम रही है तो वो क्या करेगी, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। और जो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा वो कैसा होगा, लगातार होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, लगातार घूमते हुए ऐसे करके आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता, जबकि उसमें से ऊर्जा जो है उत्सर्जित होती है तो वो किसके रूप में होती है, बैंडों के रूप में होती है, सतत नहीं होती। कैसी होती है, कंटिन्यूअसली नहीं होती, बल्कि सतत नहीं होती है, बैंडों के रूप में होती है। तो इस तरीके से रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो भी क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। और फिर इसके बाद जो है, फिर परमाणु की जो संरचना है उसको बताने के लिए यहां पर क्या दिया गया, तीसरा एक और परमाणु मॉडल दिया गया, जिसे कहते हैं बोहर का परमाणु मॉडल। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं हम, बोहर का परमाणु मॉडल। ठीक है, दोनों परमाणु मॉडल जो है ये प्राइमरी जानकारी के अंतर्गत हैं। आपके अगर मॉडल में लिख रहे हैं तो आप वहां से पढ़ भी सकते हैं अगर समझ में नहीं आया, और अगर आप पहले से जानते हैं तो अच्छी बात है, आपके लिए तालियां हो जाएगी। हाँ, तो यहाँ पे आता है, फिर तीसरे नंबर पे क्या आता है, बोहर का परमाणु मॉडल आता है। कौन का आता है, बोहर, ठीक है, का परमाणु मॉडल। अब जो बोहर का परमाणु मॉडल है, ये वाले परमाणु मॉडल की बात कर लेते हैं, और हम अपनी वीडियो का रियल जो पार्ट है वो कहां से शुरू करेंगे, बोहर के परमाणु मॉडल से शुरू करेंगे। क्योंकि हमारा क्लास 12th में जो है हम यहीं से शुरू करते हैं कि बोहर के परमाणु मॉडल के अवग्रहित क्या हैं। बोहर के परमाणु मॉडल के अवग्रहित क्या हैं, इसका अर्थ ये होगा
कि बोहर ने क्या क्या बातें कही कि परमाणु कैसा होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां रहते हैं। क्योंकि हम बात इलेक्ट्रॉनों की ही करेंगे, प्रोटॉनों की इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि प्रोटॉन जो होंगे वो कहां रहते हैं, नाभिक में रहते हैं। नाभिक की संरचना के बारे में हम आगे की बात करेंगे, आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनों की स्थिति के बारे में। तो बोहर का परमाणु मॉडल जो है ये बताने का प्रयास करेगा इसके अवग्रहित क्या है, यानी कि इसने बोहर ने क्या क्या बातें कही कि जो परमाणु है वो किस तरीके से और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरीके से रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या चीजें आपको पढ़नी होंगी। पहले तो बोहर के परमाणु के क्या पढ़ने होंगे, अवग्रहित पढ़ने होंगे। क्या पढ़ने होंगे, अवग्रहित। अवग्रहित का मतलब होता है उसके कौन कौन से पॉइंट हैं जिनके आधार पर उसने परमाणु को समझाया। दूसरा, फिर हम बोहर के आधार पर क्या निकालेंगे, बोहर के सिद्धांत के आधार पर, बोहर का मॉडल ही हम मानेंगे। ठीक है, इसे आधुनिक जो मॉडल है ये क्या है, आधुनिक मॉडल मान सकते हैं इसको। यानी कि मतलब अभी जो आधुनिक मॉडल जो इस पे दिए गए हैं वो सबसे ज्यादा किसके आधार पर टिके हुए हैं, बोहर के मॉडल के आधार पर टिके हुए हैं। ये क्या है, इनका आधार है, बेस है ये। बोहर के सिद्धांत के आधार पर आप क्या निकालेंगे, यहां पर आधार पर परमाणु की त्रिज्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे, परमाणु की त्रिज्या निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, परमाणु की त्रिज्या निकालेंगे। साथ ही हम क्या पता करेंगे, यहां पर साथ ही हम पता करेंगे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, यानी कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, उसकी ऊर्जा क्या होगी। साथ ही हम यहां पर पढ़ेंगे क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में विभिन्न प्रकार की श्रेणियां पाई जाती हैं, जिन श्रेणियों के बारे में क्या है, लगभग हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। अब जो बोहर का परमाणु मॉडल है ये हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं का क्या है, पूरी तरह से व्याख्या कर देता है। हाइड्रोजन जैसे परमाणु हैं उनकी क्या कर देता है, पूरी तरह से व्याख्या कर देता है। जैसे हाइड्रोजन के बारे में जिसमें क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, उनकी क्या कर देता है, पूरी तरह से व्याख्या कर देता है। तो अब हम यहां पर पढ़ेंगे क्या, बोहर का परमाणु मॉडल। अभी हम बात करते हैं कि बोहर का जो परमाणु मॉडल है वो क्या है। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है बोहर का परमाणु मॉडल। तो बोहर के परमाणु मॉडल की जो पोस्टुलेट्स हैं ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। तो नील्स बोहर के परमाणु मॉडल के अभिग्रहित निम्नलिखित हैं। जो नील्स बोहर का परमाणु मॉडल था उसके जो अभिग्रहित थे वो क्या है, नीचे जो दिखे गए हैं वो है। पहला नंबर क्या है वो समझते हैं कि बोहर के अनुसार परमाणु में उसके इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में चक्रण नहीं करते हैं। रदरफोर्ड ने तो कहा कि विभिन्न कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्रण करते हैं, लेकिन जो बोहर ने ये कहा कि उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो सभी कक्षाओं में क्या है, चक्रण नहीं करते। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्रण कर सकते हैं जिनके लिए उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। केवल जो इलेक्ट्रॉन है वे उन्हीं कक्षाओं में चक्रण कर सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग कितना होगा, h/2π का एक पूर्ण गुणज होता है। उन्हीं में क्या है, चक्रण कर सकते हैं, बाकी किसी कक्षाओं में वो चक्रण नहीं कर सकते। इन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहते हैं। इनमें mvr बराबर होता है nh/2π। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये क्या है, स्थायी कक्षा की शर्त है बोहर के पोस्टुलेट्स के अनुसार कि mvr क्या है, कोणीय संवेग है और बराबर होता है किसके, nh/2π, यानी h/2π का एक पूर्ण गुणज है जहां n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है। n क्या है, यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या कही जाती है। तो केवल उन्हीं कक्षाओं में ये क्या है, चक्कर कर सकते हैं। ठीक है, ये उन्हीं कक्षाओं में क्या है, ये चक्रण करते हैं जिनमें mvr बराबर होता है nh/2π। ठीक है, नंबर दूसरा आता है स्थायी कक्षाओं में चक्रण करता इलेक्ट्रॉन वैद्युत चुंबकीय विकिरण को उत्सर्जित नहीं करता है। जो स्थायी कक्षाएं होती हैं जिनमें mvr बराबर nh/2π होता है, उनमें चक्रण करता हुआ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वैद्युत चुंबकीय विकिरण को उत्सर्जित नहीं करता है। तीसरा पॉइंट इसका यह है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है तो वह ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, क्योंकि परमाणु के अंदर क्या होते हैं, ऊर्जा स्तरों में बटे होते हैं। जैसे परमाणु का नाभिक ये रहा, ये इसकी पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा हो गई, ये तीसरी कक्षा हो गई। ठीक है, तो इस वाली की ऊर्जा कैसी होती है, कम होती है। इस वाली कक्षा की ऊर्जा जो होती है वो ज्यादा होती है, इस वाली कक्षा की ऊर्जा जो होती है वो और ज्यादा होती है। तो कोई इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए इसमें चक्रण कर रहा है तो वो इस वाली कक्षा में जाना चाहता है, तो उसके लिए क्या होगा, इसकी ऊर्जा कम है, इसकी ऊर्जा ज्यादा है, तो वो ऊर्जा का क्या करेगा, ग्रहण करेगा, क्योंकि हम उसी लेवल से उसमें आगे जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यानी कि अगर हमें किसी पैसे वाले से रिश्ता बनाना है तो क्या है, उसके लिए हमें क्या है, पैसा इकट्ठा करना होगा, तभी उससे हमारा क्या है, रिश्ता हो सकता है, उसमें हम जा सकते हैं। ठीक है, यही है, बाकी कुछ नहीं है।
हैसियत जो होती है, हैसियत और औकात की बात होती है कि इसको अगर इसमें जाना है तो क्या है, अपनी औकात इसके लिए बनानी होगी, अपनी हैसियत जो है इसके लिए क्या है इसमें बनानी होगी, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, यहाँ पे ऊर्जा ग्रहण करके क्या है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है तो वो ये ऊर्जा ग्रहण करके क्या है, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, ठीक है, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है तथा वहां केवल 10 की पावर -8 सेकंड तक ठहरता है। लेकिन वहां पे जब वो अपनी हैसियत बढ़ा के, अपनी ऊर्जा बढ़ा के चला तो जाता है, लेकिन वहां पे ठहरता नहीं है, वहां रुकता नहीं है, वहां पे केवल कितनी देर ठहरता है, 10 की पावर -8 सेकंड, यानी 1 सेकंड के 10 लाख में भाग बराबर भी क्या है ये वहां पे ठहरता नहीं है, उससे कम हिस्से में ही क्या है ये ठहरता है। और उसके तुरंत बाद क्या है, 1 सेकंड के 10 लाख में भाग से भी जल्दी क्या है, तुरंत ही वहां से वापस लौट आता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कूदता है, यहां से यहां पे चला गया, लेकिन यहां से ये यहां पे ठहरेगा नहीं, यहां से वापस अपनी कक्षा में ही जाएगा, क्योंकि इसको अपनी कक्षा ही में ही रहना है, ठीक है। तो यहां से जब ये उच्च ऊर्जा स्तर से कहां पे जाएगा, निम्न ऊर्जा स्तर में जाएगा, तो क्या करेगा ये यहां पर अपनी उस ऊर्जा को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। जो ऊर्जा इसकी वो है भाई, देखिए यहाँ पे ज्यादा ऊर्जा वाला रहता है तो ये वाली कक्षा जो है इसको स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि ये ज्यादा ऊर्जा वाला है, इसलिए ज्यादा ऊर्जा वाले स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए ये ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। तो जब इसे उच्च ऊर्जा स्तर में जाना होता है तो ऊर्जा का ग्रहण करता है, और जब ऊंचे ऊर्जा स्तर से नीचे ऊर्जा स्तर पर जाता है तो क्या करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो यहाँ पे बात यह है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊंचे ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कूदता है या आता है तो वो क्या करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, और जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होती है। किसके रूप में होती है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या करता है, वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तीसरा पॉइंट ये कहता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि इस प्रकार जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसकी आवृत्ति क्या होती है, उसकी आवृत्ति होती है म्यू बराबर E2 - E1 और बटे क्या होती है, H। अगर वहां पर आपकी जो ऊर्जा है वो ऊर्जा है, यानी कि ये दूसरी वाली कक्षा की ऊर्जा है, ये पहली वाली कक्षा की ऊर्जा है, तो दोनों कक्षाओं के अंतर जो है, ऊर्जा का जो अंतर है दोनों कक्षाओं का, वो क्या है यहाँ पर किसके बराबर होगा। इसमें अगर हम H का डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल आएगी, जो वैद्युत चुंबकीय तरंग उसमें से निकलेगी, यानी कि वो वैद्युत चुंबकीय तरंग यानी प्रकाश के रूप में क्या करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। जो प्रकाश इसमें से निकलेगा वो किसका निकलेगा, वो म्यू आवृत्ति का निकलेगा। किस आवृत्ति का निकलेगा, म्यू आवृत्ति का प्रकाश वहां से वो उत्सर्जित करता है, यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या है वो इसका उत्सर्जन करेगा। तो ये बोहर का परमाणु मॉडल था और इसको क्या है आप नोट कर लें। बात आती है हाइड्रोजन सदस्य परमाणुओं के लिए बोहर का मॉडल, यानी कि हाइड्रोजन सदस्य जो परमाणु हैं उनके लिए बोहर का परमाणु मॉडल क्या है, और यही हमारा क्या है इसका मेन टॉपिक है, और इसी से क्या है रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि जो हाइड्रोजन के समान जो परमाणु हैं जिनमें केवल क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक क्या होता है, प्रोटॉन होता है, ऐसे जो परमाणु हैं उनमें परमाणु की त्रिज्या क्या होगी और परमाणु की ऊर्जा क्या होगी, और परमाणुओं का वेग उसमें परमाणु की जो विभिन्न कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी ऊर्जा क्या होगी। तो यहां पर हम देखेंगे कि उसकी जो इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहा है उसमें जिस कक्षा में वो गति कर रहा है उस कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, और वो जो इलेक्ट्रॉन उसमें गति कर रहा है उसमें उसकी ऊर्जा क्या होगी। इस चीज को क्या है वो निकलवाता है पेपर में, ठीक है। तो वहां पर ये कहेगा कि बोहर के परमाणु मॉडल को समझाइए और हाइड्रोजन परमाणु में nवीं कक्षा में परमाणु की त्रिज्या के लिए क्या है व्यंजक स्थापित कीजिए कि परमाणु की त्रिज्या क्या होगी वहां पर nवीं कक्षा में, या फिर ये कहेगा कि nवीं कक्षा में परमाणु की ऊर्जा क्या होगी, इसके लिए व्यंजक बनाइए। तो आपको याद रखना है कि अगर त्रिज्या पूछता है तो आप त्रिज्या वाला डेरिवेटिव करें, और अगर मान लीजिए वो ऊर्जा पूछता है तो आप क्या करें वहां पर ऊर्जा वाला डेरिवेटिव करें, ठीक है। अगर इन दोनों को नहीं पूछता है तो फिर वहां पर क्या होगा, फिर पूछेगा वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी हम आगे जाकर पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन सदस्य परमाणुओं का मॉडल, जिसमें हम उसमें nवीं कक्षा की जो उसकी त्रिज्या है हम उस त्रिज्या की क्या कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं। सबसे पहले हम जो यहां पर कर रहे हैं वो क्या है, परमाणु की इस त्रिज्या की गणना की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, परमाणु की त्रिज्या की, क्योंकि इसमें एक ही प्रोटॉन है एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो जो इलेक्ट्रॉन जहां पे ये प्रोटॉन यहां पर रहा चक्रण, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां पे कर रहा है तो उसकी जो त्रिज्या है वो कैसी होगी, यहीं तक की होगी, इससे ज्यादा फिर वहां पर नहीं होगी, ठीक है। तो हमने क्या लिखा
कि हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं के लिए जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन होता है, हाइड्रोजन के समान जो परमाणु हैं उनमें क्या होता है, केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, उनके लिए यह माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षा में चक्रण करता है। तो उनके लिए क्या माना जाए है, वहां पे ये माना जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षाओं में चक्रण करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे लिखा कि माना कि एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान m तथा आवेश कितना है e है व उसका वेग v है। यहाँ पर तीन बातें कही गई हैं। एक इलेक्ट्रॉन है जो चक्रण कर रहा है, उसका द्रव्यमान कितना है m है, उस पर आवेश कितना है e है, और उसका जो वेग है, जिस गति से वो क्या है, उसमें जितने वेग से क्या है वो घूम रहा है, चक्रण कर रहा है, वो क्या है, उसका वेग v है। अब ये r त्रिज्या की, कितनी त्रिज्या के, r त्रिज्या की कक्षा में क्या कर रहा है, चक्रण कर रहा है, तब इसके लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले वैद्युत बल से प्राप्त होगा। तो ये क्या कर रहा है, r त्रिज्या के ऐसे करके r त्रिज्या के उसमें क्या कर रहा है, ये गति कर रहा है। ठीक है, जब गति कर रहा है कितनी त्रिज्या के में, r में, तो घूमती हुई चीज के लिए क्या चाहिए होता है, अभिकेंद्रीय बल। कक्षा 11 में पढ़ा होगा आपने, वहां पर क्या पढ़ा होगा कि अभिकेंद्रीय बल होता है जो किसी वस्तु को क्या है घूमने के लिए आवश्यक बल होता है। तो इसके लिए जो अभिकेंद्रीय बल है वो कहां से प्राप्त होगा, वो होगा प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले वैद्युत बल से। यहाँ पे कौन है, प्रोटॉन है, यहाँ पर कौन है, इलेक्ट्रॉन, इस पे पॉजिटिव इस पे माइनस का आवेश। आप जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या लगता है, एक बल लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल या कूलामी बल कहते हैं, जिसे आप फिजिक्स के पहले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। तो वही बल क्या है, यहाँ पर लगेगा। तो वही बल किसके बराबर बैठेगा, उसके अभिकेंद्रीय बल के बराबर बैठेगा, क्योंकि घूमने के लिए जो आवश्यक बल है F बराबर वो क्या है, mv²/r। ये क्या होता है, आपका अभिकेंद्रीय बल होता है। क्या होता है, ये अभिकेंद्रीय बल होता है। ये अभिकेंद्रीय बल किसके बराबर होगा, कहां से प्राप्त होगा, mv²/r जो होगा वो बराबर होगा आपकी, किसके बराबर होगा, mv²/r, वो बराबर होगा आपके 1/4πε0। ठीक है, यहां पर आप क्या लगा देंगे, z, यानी कि उसका परमाणु क्रमांक लगा देंगे। साथ ही आप क्या करेंगे, e गुणा e करेंगे, क्योंकि एक बार आवेश q1 q2 करते हैं ना वहां पे, तो यहाँ पे आवेश किसका, एक बार इलेक्ट्रॉन का और एक बार किसका, प्रोटॉन का, क्योंकि दोनों पर आवेश कैसा होता है, सेम होता है। और यहाँ पर आप दूरी कितनी है इनके बीच की, r है, तो आपने क्या कर दिया, r² कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, mv²/r बराबर 1/4πε0 z इंटू e, और ये क्या हो गया आपका, r² हो गया। सही है। अब यहां पर क्या कीजिएगा, इसको आप बना दीजिएगा समीकरण नंबर 1। क्या बना दीजिए, इसको समीकरण नंबर 1 बना दीजिएगा। तथा बोहर के अनुसार, यानी कि बोहर की शर्त के अनुसार जो होता है, बोहर की शर्त क्या थी यहाँ पर, बोहर की शर्त के अनुसार ये होता है कि mvr बराबर होता है किसके, nh/2π। यही होता है, mvr किसके बराबर होगा, mvr बराबर होता है nh/2π के बराबर होता है या नहीं होता, यहाँ पे यही शर्त थी। ठीक है, इसका क्या कर दीजिएगा, वर्ग, इसको बनाइएगा आप समीकरण नंबर 2। क्या बनाइए, समीकरण नंबर 2, और समीकरण नंबर 2 का क्या करिएगा, भाग वो कर, यहाँ पे यही रहने दीजिएगा। ठीक है, इसी को क्या है, यही रहने दीजिएगा, और यहां तक क्या है आप एक बार इसे नोट कर लें पॉज करके, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नोट कर लिया, तो चलो अब हम आगे इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं। इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें r का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, r का वैल्यू, यानी कि परमाणु की त्रिज्या की गणना करनी है। तो परमाणु की त्रिज्या की अगर गणना करेंगे, क्योंकि देखिए आप ऊर्जा की, इसके वेग की, सारी चीजों की गणना तब कर पाएंगे जब आप किसकी गणना कर लेंगे, r की। तो सबसे पहले आपको किसकी गणना करनी होगी, यहाँ पे r की गणना करनी होगी। किसकी गणना है यहाँ पर, r की। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां पर हमने क्या देख रखा है, अब तक हमने देख रखा है mv। ठीक है, mv² यहाँ पे क्या है, r। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्या है, वेलोसिटी है, वेग है। ठीक है, तो इसको क्या है, थोड़ा ऐसे ही बनाएंगे, ये क्या है, छोटा वाला v है। तो mv² r बराबर होता है 1/4πε0। ठीक है, आपका z था, e इंटू क्या था, e था यहाँ पर, और नीचे क्या था, r² था। ये था आपका समीकरण नंबर 1। ये समीकरण नंबर 1 है। अब बोहर की शर्त के अनुसार आपने क्या लिखा है, यहाँ पे बोहर की शर्त अनुसार। ठीक है, बोहर की शर्त के अनुसार यहाँ पर आपने दूसरा समीकरण बनाया था, वो क्या था आपका, mvr बराबर क्या था, nh/2π। ठीक है, इसे समीकरण नंबर क्या बनाया, 2। यहां तक पढ़ लिए थे। समीकरण 2 का क्या करने पर, वर्ग करने पर, समीकरण 2 का
वर्ग करने पर, समीकरण 2 का क्या करने पर, करने पर समीकरण 2 का क्या करिएगा, वर्ग कीजिएगा। जब आप वर्ग करेंगे तो एम स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहां पर आपका आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर। आर का स्क्वायर हो गया, एम का वर्ग, वी का वर्ग, आर का वर्ग, इधर भी कर दीजिएगा एन का वर्ग, एच का वर्ग, और ये क्या हो गया आपका 2 का वर्ग करेंगे तो 4, और पाई का वर्ग करेंगे तो पाई स्क्वायर। सही है। इसको बना दीजिएगा समीकरण नंबर 3। क्या बना दीजिएगा ऐसे, समीकरण नंबर 3। तब समीकरण नंबर 3 बना दिया, तब समीकरण 1 में, तब क्या करें, समीकरण 1 में समीकरण नंबर 3 का भाग करना है। ठीक है, समीकरण 3 का भाग करने पर, आप ये समझ पा रहे हैं, आपने समीकरण नंबर 2 बनाया, उसका वर्ग करके क्या कर दिया, समीकरण नंबर 3 बनाया। समीकरण 3 का क्या करना है, भाग करना है कितने पर, समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, एम वी स्क्वायर बट्टे क्या आर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जेड इंटू ई ऐसे करके, ठीक है, और बट्टे यहां पर कितना है, आर स्क्वायर है। सही है, ऐसे करके करते हैं इसको। अच्छा, इसको चलो सही से लिख देता हूं मैं ना, तो यहाँ पे यूं, और यहाँ पे क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या है आर स्क्वायर। फिर इसमें भाग करना है हमें कितने का, हमें भाग करना है समीकरण नंबर 3 का, एम स्क्वायर का, वी स्क्वायर का, आर स्क्वायर का, बराबर किसका, एन स्क्वायर, एच स्क्वायर, और क्या होता है यहाँ पे 4 पाई का वर्ग। सही है, इतने का करना है। अब इसमें एक काम करो, पहले जो जो चीजें कट रही हैं उनको काट लो। इस एम से तो ये वाला एम कट जाएगा, कौन सा, ये वाला, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, एक है, इसके नीचे क्या है, कुछ भी नहीं है, एक है। सही है, तो इस एम ये कट गया एक, वी स्क्वायर से पूरा वी स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिएगा आप, यहां पे ये तो कट गए ना, ये क्या हो गए, कट गए। सही है, अब यहां पे क्या क्या बचा आपका, इधर की साइड में देखो क्या कटेगा, 4 से तो 4 कट गया। ठीक है, इधर क्या कट गया, पाई से ये पाई कट गया, एक पाई बची यहाँ पे। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं कटा, अभी यूं ही समझिएगा। तो एक काम करते हैं, चलो इधर की साइड पे देखिएगा, इधर की साइड में जो चीजें यहाँ पे थी वो कहाँ चली जाती हैं, यहाँ पे, और जो सबसे नीचे थी वो कहाँ चली जाती है, ऊपर। तो सबसे ऊपर तो कौन चला गया, एक चला गया, सबसे ऊपर कौन चला जाएगा, एक, और यहाँ पे कौन, एम रह गया था, क्या रह गया था, एक एम, क्योंकि एम की पावर घटी थी, और क्या बचा था, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर एक येरा आर कितनी हो जाएंगी, 3, तो एम बचा, और आर की पावर कितनी हो गई, 3। 1/m आर की पावर कितना हो गया, 3, बराबर। नहीं समझ में आएगा आप खुद कर लेना। ठीक है, अब इधर की साइड में देखो, जो नीचे चीजें थी वो कहां चली जाएंगी, सबसे ऊपर, जो यहाँ पे थी वो कहां चली जाएंगी, यहाँ पे। सही है, तो पहले देखते हैं, यहाँ पर जेड बचा है, और ई इंटू ई क्या हो गया, ई स्क्वायर हो गया। अब ऊपर और क्या ले जाना है, देखो 4 तो कट गया था, एक पाई बची थी, तो क्या ले गए ऊपर, पाई ले गए। यहाँ पे देखो क्या बचा, एक एप्सिलॉन नॉट बचा, आर स्क्वायर तो है ही है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या, ये वाली दोनों चीजें पहुंच गई, कौन कौन, एन स्क्वायर और कौन, एच स्क्वायर। सही है, अब इधर आ जाइएगा, या यहीं पे कर लेते हैं। देखो आर की पावर 2 इधर है, 3 इधर है, तो यहां से 3 पावर में से क्या है, ये 2 पावर कट जाएंगी, और इधर कितनी बचेगी, खाली 1 पावर बचेगी। तो यहाँ पे क्या बचा, 1/m आर की पावर 1 ही बचेगी, क्योंकि 3 थी, उधर 2 से कट गई। इधर क्या बचा, जेड ई स्क्वायर पाई, और नीचे क्या, एन स्क्वायर है, एच स्क्वायर है, और क्या है, एप्सिलॉन नॉट है। सही है, यहां तक की बात आपके समझ में आ गई, यहां तक की बात समझ में आ गई। तो ये आपका हुआ 1/m आर बराबर जेड ई स्क्वायर पाई, और नीचे हुआ एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और क्या, एप्सिलॉन नॉट। अब हमें वैल्यू किसका निकालना था, आर का निकालना था। किसका निकालना था, आर का। तो एम को कहां भेज दो, ऊपर भेज दो, पहले एम को कहां भेज दो, ऊपर। तो ये हो गया 1/r बराबर एम जेड ई स्क्वायर, और क्या, पाई, नीचे कितना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और कितना, एप्सिलॉन नॉट। दोनों को जस्ट उल्टा कर दीजिएगा, रिवर्स कर दीजिए, तो इसको उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, तो आर ऊपर पहुंच जाएगा, तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। तो ये हो गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और कितना, एप्सिलॉन नॉट, और नीचे कितना, एम जेड ई स्क्वायर, और क्या हो गया आपका, पाई हो गया। सही है, तो आर का जो वैल्यू, यानी कि जो परमाणु की त्रिज्या की गणना है वो आपने कर ली, कि यहाँ पर जो परमाणु की त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, इतनी होती है। ठीक है, यहां तक आप समझ गए हो तो नोट कर लें इसे। चलो, अब यहां तक आपने त्रिज्या की तो गणना कर ली ना, अब करते हैं कि स्थायी कक्षाओं में उसका वेग कितना होगा, यानी जो स्थायी कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने वेग से गति कर रहा होगा। तो डेरिवेशन दूसरा हो गया क्या, स्थायी कक्षा में क्या करना है,
स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, इसकी गणना करनी है, किसकी गणना करनी है, इलेक्ट्रॉन के वेग की। तो इलेक्ट्रॉन का वेग इसकी गणना कर लीजिएगा। तब क्या करें इसके लिए, ये हेडिंग बन गई आपकी छोटी सी, तब बोहर के अनुसार, तब बोहर के अनुसार, बोहर के अनुसार क्या होता है ये बताओ। बोहर के अनुसार होता है mvr बराबर nh बट्टे 2 पाई होता है, सही है। यहां से आपको v निकालना है, क्या निकालना है, v, क्योंकि यही तो वेलोसिटी है, यही तो वेग है, तो v निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा, m और r को कहां भेजो, नीचे, तो n ये रहा, h ये रहा, 2 पाई कहां पर है, नीचे है, और साथ ही इसके कौन कौन आ जाएगा, m भी आ गया, और कौन आ गया, r। इससे ज्यादा अब आप कुछ कर सकते हैं इसमें, अब इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो क्या करें, देखो r का वैल्यू आप यहाँ पे निकाल चुके थे, तो r का वैल्यू कहां से रख दीजिए, यहां से रख दीजिए। इसको हम समीकरण नंबर क्या बना देते हैं, 4, ठीक है। तब समीकरण वहां पे पेपर में अगर स्पेशल आए तो स्पेशल, समीकरण 4 से क्या करने पर, समीकरण 4 से v का, r का वैल्यू रखने पर, r का मान रखने पर आप क्या करिएगा, r का मान रख दीजिए, r का मान रखने पर। तो v बराबर कितना होगा, n h, और यहां पर 2 पाई m, और r का वैल्यू रखिए, r का वैल्यू कितना है, गुणा में ही तो रखा जाएगा, r का वैल्यू रखा जाएगा गुणा में, क्या क्या, n स्क्वायर, h स्क्वायर, और क्या, एप्सिलॉन नॉट। नीचे कौन कौन है, m है, z है, e स्क्वायर है, और कौन है, पाई है। देखो m से तो m कट जाएगा, m से m तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, पाई से क्या कट जाएगा, पाई। बची कौन कौन सी चीजें, z बचा और e स्क्वायर बचा, ये कहां पहुंच जाएंगे, ऊपर। तो v बराबर यहां पर क्या हुआ आपका, v बराबर यहां पे हुआ आपका n h, और कौन, z e स्क्वायर, एक तो n हुआ और कौन हुआ, h हुआ, z e स्क्वायर हुआ, और साथ ही कौन है, 2 बचा यहाँ पे क्या बचा, n, देखो 2 बचा, पाई कट गया था, m कट गया था, n स्क्वायर बचा, क्या बचा, n स्क्वायर, और कौन, h स्क्वायर, सही है, और कौन, एप्सिलॉन नॉट, यही तो थे। अब देखो n एक ऊपर है, 2 नीचे हैं, तो ये n कट जाएगी इस पावर से, यहाँ पे कितनी पावर रह जाएगी, 1। सेम ऐसे ही h कट जाएगा, यहाँ पे कितनी रह जाएगी, 1 पावर। तो v बराबर कितना बचेगा, यहाँ पर देखो ऊपर बचा खाली z e स्क्वायर, नीचे कितना बचा, 2 बचा, एक n बची यहाँ पर, और एक क्या बची, यहाँ पर h बची, और क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट बचा, सही है, क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट बचा, सही है। तो यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे कौन कौन सी चीजें देख रहे हैं आप, अब यहाँ पे जो इसका वेग है, यही क्या है, इसका वेग है। तो आपने इस पे क्या कर दी, इसकी वेलोसिटी। अब इसका जो वेग है, अगर हम कहें बात, तो देखो z नहीं बदलने वाली चीज है, e भी नहीं बदलता, और 2 h भी नहीं बदलेगा, एप्सिलॉन नॉट, ये सभी चीजें क्या है, फिक्स रहेंगी, स्थायी हैं। बदलेगा तो कौन बदलेगा, n बदलेगा, इसलिए 1 बट्टे हमने क्या कर दिया, n कर दिया। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन का वेग होता है वो किसके समानुपाती किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यहाँ पे उसकी कक्षा के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां तक इसको क्या है, आप नोट कर लीजिएगा, जेड ई स्क्वायर 2h एप्सिलॉन नॉट, और 1 बट्टे क्या बचा, यहाँ पे n बचा। मैं इसको यहाँ पे लिखे दे रहा हूं, ठीक है। v बराबर कहां पे, v बराबर जेड ई स्क्वायर, और यहां पर कितना, 2h एप्सिलॉन नॉट, और 1 बट्टा n। ये तो हमने किसके बराबर निकाल लिया था, v के बराबर, और एक हमने क्या निकाल रखा है, r निकाल रखा है। क्या निकाल रखा है, r। वो r बराबर कितना है, n स्क्वायर है, h स्क्वायर है, एप्सिलॉन नॉट है, और m है, z है, e स्क्वायर है, और पाई है। देखो अगर डेरिवेशन बीच में से आता है, अगर त्रिज्या के लिए आए तो आप त्रिज्या की गणना कर दोगे, वेग के लिए आए तो वेग की गणना कर दोगे, तो आसान है। अगर ऊर्जा के लिए आए तो आप कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको 2 वैल्यू क्या है, याद होनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, पहले इनको निकालेंगे घंटों, और तब जाके क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ऐसा तो आपको नहीं करना है, ठीक है। तो इनको क्या है, आप याद कर ले जाइएगा एक दिन के लिए। नहीं भी याद कर रहे तो फिर निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वहां पे हमें जब ऊर्जा निकालेंगे, और ऊर्जा के लिए अगर सूत्र आता है तो हमें ऊर्जा, यहाँ पे r का वैल्यू और v का वैल्यू दोनों ही क्या है, काम आएंगे, ठीक है। यहां तक का कार्य क्या है, आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ ऊर्जा की गणना करनी है हमें कि जो ऊर्जा है उस कक्षा में वो कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो जो गति करता है वो क्या है, 2 प्रकार से उसमें ऊर्जा होती है। ऐसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो एक तो वो क्या है, वो जो घूर्णन कर रहा है, तो क्या कर रहा है, वो घूर्णन कर रहा है, तो घूर्णन के कारण उसमें गतिज ऊर्जा है, क्योंकि गति कर रहा है।
दूसरा उसमें ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव होने के कारण क्या है, उसमें स्थितिज ऊर्जा भी होती है। नेगेटिव और पॉजिटिव के कारण क्या होती है, उसमें स्थितिज ऊर्जा भी होती है। तो दोनों प्रकार की ऊर्जाएं उसमें क्या है, सम्मिलित की गई है। ठीक है, दोनों प्रकार की ऊर्जाएं क्या है, उसमें सम्मिलित होती हैं। तो यहाँ पे अब जो है हम ये बात करते हैं कि उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होती है। सबसे पहले तो बात करते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की कि गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो होती है 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा आप जानते हैं कितनी होती है, 1/2 mv²। ठीक है, मैंने कहा क्या था आपसे कि हमें यहाँ पे दो प्रकार की जो वैल्यू है वो आपको क्या करनी होगी, याद करनी होगी। ठीक है, क्या करनी होगी, दो प्रकार की वैल्यू याद करनी होगी। वो क्या था आपका, एक तो यहाँ पे पी पहला मैंने बताया आपको v की वैल्यू और दूसरा किसकी वैल्यू, r की वैल्यू। दोनों वैल्यूओं को आपको क्या है, याद करना होगा या फिर आप क्या करेंगे, उनको निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ZE² और ये सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला ZE² और 2H∁0। ठीक है, और 1/n, ये तो किसका वैल्यू था, आपका v का वैल्यू था। ये किसका वैल्यू था, v का वैल्यू था, जो आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। और जो आपका उसका r का वैल्यू था वो कितना था, n² h²∁0। ठीक है, वो कितना था, n² h²∁0। देखिए फिर से वहां से इसको क्या है याद करना, mze² पाई, mze² और पाई, ये वाला था n² h²∁0 mze² और कितना था वहां पे, पाई था। ठीक है, ये दो वैल्यू क्या है, एक तो r का वैल्यू आपको हमेशा याद रखना होगा और एक क्या v का वैल्यू, क्योंकि निकालना तो हम सीख गए कि निकालेंगे कैसे, निकालने का डेरिवेशन तो कर लिया। अब गतिज ऊर्जा क्या है, यहाँ पे 1/2 mv² हो गई। v का वैल्यू रख दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, v का मान रखने पर, v का मान रखने पर, v का मान जब रख देंगे रखने पर, तो v का मान रखने पर क्या होगा, k बराबर, यानी गतिज ऊर्जा को कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो 1/2 m, v का वैल्यू कितना है, ZE² और क्या है 2H∁0 और क्या है n है। ठीक है, 1/, क्या है, n है, ऐसे करके। ठीक है, 1/, क्या है वहां पे, n है, ऐसे करके। तो n जो है यहाँ पे नीचे ले लिया और इसका क्या है यहाँ पे वर्ग है, क्योंकि v का क्या हो रहा है, वर्ग हो रहा है। ठीक है, तो k बराबर यहाँ पे कितना हो गया, 1/2 m और यहाँ पे हो जाएगा आपका z का वर्ग कर देंगे। ठीक है, e की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगी। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा और h का वर्ग होगा, ε0 का भी वर्ग होगा। ठीक है, और किसका वर्ग होगा, n का वर्ग होगा। सही है, सही तरीके से लिखते हैं इसको। तो देखो ऊपर कौन कौन हुए, m हुआ, z² हुआ और e की पावर कितना हुआ, 4 हुआ। नीचे 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8, h²∁0² और साथ ही कौन हुआ, n²। और इसको आप क्या बना दीजिए, समीकरण नंबर 1 बना दीजिए ऐसे करके। ठीक है, तो ये तो क्या निकल आई, इसकी गतिज ऊर्जा निकल आई। क्या निकल आई, गतिज ऊर्जा। तब इसकी स्थितिज ऊर्जा, तब स्थितिज ऊर्जा, तब इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो बराबर होगी किसके, U बराबर होगा 1/4πε0। ठीक है, और यहां पर आप लिखेंगे Z और यहां पर क्या करेंगे, E² लिखेंगे और यहां पर क्या लिखेंगे, R²। और लेकिन ये जो स्थितिज ऊर्जा है ये कैसी होती है, इसकी नेगेटिव होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां से क्या है, ऊर्जा उसको देनी पड़ती है, इसलिए कैसी होती है, ये ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, U बराबर -1/4πε0 Z × E²/R² हो गई। आगे बात क्या करनी है, यहाँ पे आगे हमको अब इसको स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो U बराबर क्या हो गया, -1/4πε0 Z × E²। अब यहाँ पे R² है, तो R की जगह पर क्या है, आप वैल्यू रख दीजिएगा किसकी, R की जगह पे R की वैल्यू रखिएगा। तो R की वैल्यू कितनी है, n² h² क्या है, n² है, h² है और क्या है, ε0 है, m है, z है, E² है और पाई है। और इस पूरे के पूरे का क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्ग हो रहा है, उस पूरे का क्या हो रहा है, वर्ग हो रहा है। तो U बराबर कितना हुआ, -1/4πε0 यहाँ पे लिखा है, आप लिखिएगा Z × E²। नीचे देखो वर्ग हो रहा है तो n की पावर कितनी हो गई, 4 हो गई। h का वर्ग करेंगे तो कितनी हो जाएगी, h की पावर 2 दूनी 4 हो गई। ε0 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो ε0 का वर्ग हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, m का वर्ग हो जाएगा, z का वर्ग हो जाएगा, e का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, किसका,
ई का 4 पावर हो जाएगी क्योंकि 2 पावर पहले से ही चल रही है, पाई का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। जो यहाँ पर है इनको कहाँ पहुंचाइएगा, ऊपर पहुंचाइए। तो u बराबर होगा आपका -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ऊपर देखो एक जेड पहले से ही है, जेड स्क्वायर और पहुंचेगा तो जेड की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो गई। जेड की पावर कितनी हो गई, 3 हो जाएगी। यहां पे देखो e की पावर 4 है और 2 ऊपर है, तो e की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और साथ ही कौन पहुंचेगा ऊपर, m की पावर 2 पहुंचेगा, ये पहुंचा m की पावर 2, z भी पहुंचा दिया, e भी पहुंचा दिया। अब कौन पहुंचाना है, पाई का वर्ग। ठीक है, और नीचे कौन कौन बचा, n की पावर 4, h की पावर 4 और एप्सिलॉन नॉट की पावर 2। ठीक है, अब देखो एक पाई तो इस पाई की पावर से कट गई, तो यहाँ पे एक पावर बचेगी, तो u बराबर कितना होगा, माइनस। ठीक है, ये हुआ आपका z, e की पावर 3, e की पावर 6, m की पावर यहाँ पे कितना है, 2 है, और खाली पाई बचा। यहाँ पे देखो एप्सिलॉन नॉट की पावर कितनी हो जाएगी, एक ए रही, ये 2 ए रही, एप्सिलॉन नॉट की पावर 3, n की पावर यहाँ पे आपकी 4 है, n की पावर कितनी है, 4, और h की पावर कितनी है, 4 है। इस तरीके से क्या है, ये आपका स्थितिज ऊर्जा निकल के आई है कि इतनी क्या होगा, सॉरी ये डेरिवेशन जो है गलत हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ पे वर्ग नहीं होता है, क्या नहीं होता है, यहाँ पे वर्ग नहीं होता है। तो इसको क्या है, अभी गलत हो गया, नोट तो नहीं किया होगा ना आपने, क्या है नोट नहीं किया, तो इसको मैं मिटो देता हूँ। ठीक है, ये गलती हो गई मुझसे कि यहाँ पे क्या है, वर्ग नहीं होता है। स्थितिज ऊर्जा में हम बल वाला सूत्र लगा दिया था हमने, ठीक है, आर का वर्ग लगा दिया था, जो एफ का होता है, ऊर्जा खाली आर के लिए होती है। ठीक है, ये गलती हो गई थी। तो यहाँ पे आप आर का वैल्यू लगाइएगा, उसका वर्ग बिल्कुल नहीं करना है, आपकी वर्ग नहीं करना होता। तो एन स्क्वायर, एच स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट, और नीचे क्या हो गया, एम है, जेड है, ई की पावर 2 है, और क्या है, पाई है। अब पहुंचाइएगा, तो u बराबर कितना हो गया, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो ऊपर m पहुंचेगा, कौन पहुंचेगा, m, ये z पहुंचेगा, एक z पहले से ही है तो z स्क्वायर हो गया, e 2 ये रहे, 2 ऊपर पहले से ही है तो 4 हो जाएंगे, और कौन पहुंचेगा, पाई पहुंचेगा। ठीक है, कौन पहुंचेगा, पाई। नीचे हो जाएगा n स्क्वायर, h स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, u बराबर माइनस, देखो अब ये एक पाई से क्या है, ये पाई कट जाएगा, ये पाई से क्या हो जाएगा, ये पाई यहाँ पे जो है कट जाएगा, क्योंकि वहां पे, तो यहाँ पे नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा आपका, ऊपर है m जेड स्क्वायर और e की पावर 4, नीचे बचेगा 4 n स्क्वायर, h स्क्वायर, और एप्सिलॉन 2 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का वर्ग हो जाएगा। सही है, तो यहाँ पे ये समीकरण नंबर 1 बन गया, और ये समीकरण नंबर कितना बन गया, 2 बन गया। मैं एक बार चेक कर लूं कि सही है या नहीं है। m जेड स्क्वायर, e की पावर 4, h 4 n स्क्वायर और एच स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ठीक है, यहां तक अब ये ठीक हो गया, सही है। अब तब कुल ऊर्जा, तब जो उसकी कुल ऊर्जा होगी वो किसके बराबर होगी, दोनों के जोड़ के बराबर होगी। तब कुल ऊर्जा जो होगी वो दोनों के जोड़ के बराबर होगी। तो E बराबर किस किस के जोड़ के बराबर, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों के बराबर। तो E बराबर होगा U, यहाँ पर K प्लस U के बराबर, K प्लस U। तो E बराबर यहाँ पर क्या होगा, K का वैल्यू यहाँ पर क्या है, देखिए K का वैल्यू ये रहा आपका m जेड स्क्वायर और e की पावर 4। ठीक है, और नीचे क्या है, 8 एच स्क्वायर, ओ सॉरी हाँ 8 एच स्क्वायर है, और क्या है, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और क्या है, एन स्क्वायर है। सही है, क्या है, एक एच है इसमें, एक एन है। और यहाँ पे u बराबर कितना है, -m जेड की पावर 2, e की पावर 4, और नीचे कितना है, 4 n स्क्वायर, एच स्क्वायर, और क्या है, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। सही है, यहां तक आप क्या है, इसे पॉज करके नोट करें, फिर मैं इसे इरेज करके आगे बढ़ाता हूं। आगे क्या करना है इसमें, अब इसको बैलेंस सही कर लेना है, इसको क्या कर लेना है, सही कर लेना है। सही करने के लिए देखिए क्या करें, ई बराबर, यहां पर देखो यहां से कॉमन निकालिएगा, दोनों जगह पे जो जो चीजें हैं उनको क्या कर लीजिएगा, आप कॉमन निकालिएगा। देखो m यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, जेड यहाँ, जेड स्क्वायर यहाँ पे भी है, जेड स्क्वायर यहाँ पे भी है, e की पावर 4 यहाँ पे भी, e की पावर 4 यहाँ पे भी है, तो इनको बाहर निकालो, m को, जेड स्क्वायर को और e की पावर 4 को। ठीक है, ये बाहर आ गए। बटे में कौन कौन सी चीजें सेम है, एन स्क्वायर यहाँ पे भी है, एच स्क्वायर यहाँ पे भी है, एन स्क्वायर यहाँ पे भी है, एच स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो एन स्क्वायर और एच स्क्वायर को बाहर निकाला। एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर को भी बाहर निकाला। और साथ ही क्या निकाल लेंगे हम, यहाँ से बाहर 4 को भी निकाल लेंगे। किसको निकाल लेंगे, 4 को। तो अंदर क्या बचा फिर इसमें, यहाँ पे तो बचा खाली 1/2, यहाँ पे कितना बचा, 1/2। सही है, क्या बचा, 1/2, और यहाँ पे कितना बचा, खाली 1 बचा। कितना बचा,
एक बचा, तो माइनस का माइनस करके एक बचा, ऐसे करके आइए इधर। ई बराबर कितना हुआ आपका एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4, और यहाँ पे क्या हुआ 4n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर, और यहाँ पे देखा आपने क्या 1/2 माइनस 1 था, तो 2 में से 1 गया, तो यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा 1, तो क्या बचेगा खाली 1 बचेगा इधर। एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे इसे तो क्या बचेगा 1 बचेगा, तो आधे में से क्या है ऐसे मतलब क्या बचेगा वो आधा बचेगा, क्या बचेगा आधा बचेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आधा, कितना बचने वाला है आधा बचने वाला है, तो आधा क्या है यहाँ पे बचा दीजिएगा, और किसका नेगेटिवली, किसका बता दीजिएगा नेगेटिवली आधा बचा दिए। तो माइनस कितना हो गया यहाँ पे 4n स्क्वायर एच स्क्वायर और एप्सिलॉन स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बचा 1/2, ठीक है, माइनस का 1/2 बचा, ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और इस 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/8, और ऊपर कौन कौन है m है जेड स्क्वायर है ई की पावर 4 है, नीचे क्या हुआ n स्क्वायर एच स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, सही है। तो जो उसकी कक्षा में जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है ये होती है, ये व्यंजक आपके लिए क्या है वहां पे निकाल के दिखाना है कि उसकी जो ऊर्जा है वो कितनी होती है, इतनी होती है। मैं एक बार इसको वेरीफाई करता हूं कि ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे m जेड स्क्वायर ई की पावर 4, यहाँ पे जो ऊर्जा है डायरेक्टली m ई की पावर 4 और जेड स्क्वायर, ठीक है सही है, और नीचे 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर और n स्क्वायर, ठीक है। चलो यहां तक की हो गई बात। अब यहां तक का आपके लिए क्या है करके देना है, आगे की प्रक्रिया और बढ़ाते हैं, क्योंकि जब हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम करना होगा तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, क्या है इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो ऊर्जा है वो कितनी होती है इतनी होती है। अब आते हैं कि E बराबर जो है यहाँ पे कितना है 1/8 है, इसको देखिएगा 1/8 m जेड की पावर 2 और E की पावर 4 और एच स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर को क्या कर लेते हैं हम यहाँ पे अलग कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं 1/n स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, क्या कर लेते हैं 1/n स्क्वायर यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी ऊर्जा हो गई, ये क्या हो गई आपकी ऊर्जा हो गई। अब यहाँ पे बात ये आती है कि इस ऊर्जा से अगर इसका पूरे का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, इसका पूरे का अगर वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो आप पाएंगे क्या हाइड्रोजन परमाणु के लिए अगर रखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि En बराबर जो होता है वो होता है 13.6, कितना होता है 13.6, और यहाँ पर क्या होगा वो n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन, यानी कि इतना निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा इतना निकल के आएगा, सही है। अब आगे की और बात इसमें अगर हम बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप यहीं पर इसको क्या है छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बढ़ाएं तो बात ये बढ़ाई जाएगी कि E बराबर 1/8 और m जेड स्क्वायर और E की पावर क्या हो गया 4, और यहां पर हो जाएगा आपका एच स्क्वायर और क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। अगर इसमें हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर इसमें हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं किसका C और H का, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई किसका कर देते हैं HC का, HC का ही ऊपर कर दिया और HC का ही हमने कहां कर दिया नीचे, और यहां पर क्या है 1/n स्क्वायर होता है, ये बन गया सूत्र, यही वाला सूत्र है और हमने इस तरीके से बना दिया E बराबर 1/8, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन सी चीजें सम्मिलित करनी है, देखो एक तो m, ठीक है कौन m, और साथ ही E की पावर 4, और नीचे देखिए H, ये रहा H की पावर 2 कितनी होगी H की पावर 3, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो जाएगा और क्या हो जाएगा C हो जाएगा। इसमें जेड स्क्वायर को हमने सम्मिलित नहीं किया, जेड स्क्वायर को और H को और C को और n स्क्वायर को अलग रखते हैं, ठीक है, इसको क्या रखते हैं अलग रखते हैं। तो यहां पर इतना सारा जो वैल्यू है इसको एक नियतांक बताया जाता है, इसका जो वैल्यू है वो कितना होता है फिक्स होता है, जैसे वहां पर 9 × 10 की पावर 9 होता था, ऐसे ही इसको वहां पे कैसे प्रदर्शित करते थे, इसको यहां पे किससे प्रदर्शित करेंगे r से, तो r जेड स्क्वायर एच सी बट्टे क्या हो जाएगा ये आपका n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं के लिए z बराबर कितना होता है 1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है एक ही प्रोटॉन है, तो E बराबर हो जाएगा यहाँ r एच सी बट्टे क्या हो जाएगा n स्क्वायर, जहां r क्या है, जहां r रिडबर्ग नियतांक है, जहां r क्या है रिडबर्ग नियतांक है, ठीक है। कितना कौन सा नियतांक है रिडबर्ग नियतांक है, जिसका मान कितना होता है जिसका मान
यहाँ पे रेडबर्ग नियतांक, जैसे आपने वहां पे वो वाला नियतांक देखा था, उस वैसा ही यहाँ पे क्या है, नियतांक दूसरा होता है, इसका मान होता है 1.09 गुणा 10 की पावर -7 मीटर इनवर्स, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो मान आप देख रहे हैं कितना है, इसका मान 1.09 गुणा 10 की पावर -7 मीटर इनवर्स। तो आर की जगह पर आप क्या है, ये डायरेक्टली मान लगाएंगे। इस वीडियो को यहीं पे हम क्या है समाप्त करते हैं, या फिर आगे और बढ़ाएंगे तो इसी में जोड़ देते हैं इसको। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या है। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक की बात करेंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है उच्च ऊर्जा स्तर से नीचे के ऊर्जा स्तर में आता है तो जो प्रकाश निकालेगा वो कौन सी आवृत्ति का निकलता है, उसमें से वो इसी व्यंजक की सहायता से हम निकालेंगे। चलिए, तो अभी यहाँ पर फिर से आगे बढ़ते हैं हम अपने इस वीडियो में। और वीडियो में अब हम पढ़ने वाले हैं कि अगर मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में क्या है कूदता है, यानी कि एक उच्च ऊर्जा स्तर से कहां पर कूद रहा है, वो दूसरे ऊर्जा स्तर में कूदता है, ठीक है। तो वहां पर वो क्या करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, और जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो किसके रूप में होती है, वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में वहां ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो जो प्रकाश वहां पे निकलता है, जो ऊर्जा निकलती है, उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी। तो हम गणना करने वाले हैं क्या, कि जो उत्सर्जित प्रकाश है उसकी तरंगदैर्घ्य की गणना करने वाले हैं। जो सूत्र लगेगा वहां पर वो सूत्र क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर आप हेडिंग बनाएंगे कि जब कोई यहां पर क्या है, दो ऊर्जा स्तरों के बीच, दो ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण, यहां पर क्या होता है, दो ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण में उत्सर्जित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य, आप प्रकाश नहीं कह सकते, क्या कह सकते हैं, विकिरण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, विकिरण, विकिरण की तरंगदैर्घ्य। यहां पर ये मान लिया कि यहां पे कोई एक जो आपका क्या है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होता है, एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में अगर कूद रहा है तो उसमें जो विकिरण उत्सर्जित करेगा, जो ऊर्जा उसमें से उत्सर्जित करेगा, उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी, ठीक है। तो माना कि कोई एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोई एक इलेक्ट्रॉन E2 ऊर्जा स्तर से, कहां से, E2 ऊर्जा स्तर से E1 ऊर्जा स्तर में कूदता है, E1 ऊर्जा स्तर में लौटता है या कूदता है, वहां से क्या है, वो लौट के आ रहा है, लौटता है, तब यहां पर तब उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति, तब जो विकिरण वहां पर उत्सर्जित होगा, विकिरण की आवृत्ति क्या होगी, उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति, वो हमने क्या बताया, वो होती है म्यू बराबर, क्या होती है, म्यू बराबर, ये वी नहीं है, क्या है, ये म्यू है, ठीक है। क्या है ये, म्यू बराबर होती है E2 माइनस E1, और बट्टे में क्या होता है, यहाँ पर H होता है। क्या होता है, E2 माइनस E1, और बट्टे क्या हो गया, यहाँ पर H हो गया, सही है। तो यहाँ पे E2 माइनस E1 हो गया, और क्या हो गया, ये आपका H हो गया। अब मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब ये है कि अगर कोई जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां, E2 ऊर्जा स्तर से, कौन से वाले ऊर्जा स्तर से, E2 वाले ऊर्जा स्तर से कहां पे लौट के आ रहा है, E1 ऊर्जा स्तर में लौट के आ रहा है, तो वो कौन से प्रकाश की, कौन सी तरह आवृत्ति का प्रकाश निकालेगा, म्यू आवृत्ति का प्रकाश निकालेगा, ठीक है। अब म्यू बराबर क्या होता है, यहां पे ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि म्यू बराबर क्या होता है, ठीक है। चलिए पहले यहां पर क्या करते हैं, म्यू बराबर तो बाद में लिखेंगे, लेकिन E2 यहां E की जगह पे, दोनों की जगह पे मान रखिएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि यहां पे E2 की जगह पर आप क्या लिखेंगे, R, क्या लिखेंगे, R, और क्या होता है ये HC बट्टे क्या होता है, N स्क्वायर, यही होता है। E बराबर कितना होता है, E का जो फॉर्मूला निकाला है वो निकाला है आपने RHC बट्टे क्या, N, ठीक है। मैंने N स्क्वायर यहाँ पे मैंने वही कर दिया, लेकिन कौन सा ऊर्जा स्तर है, ये दूसरा ऊर्जा स्तर है, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ N2 कर दिया। वैसे ही बात करते हैं यहाँ पे, तो इसका भी मान क्या होगा, HC बट्टे यहाँ पर क्या होगा, N1 स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे नीचे क्या ले आइएगा आप, H ले आइए, नीचे क्या ले आइए, H। देखो RHC यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ से कॉमन निकाल लें, यहां से क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो म्यू बराबर यहाँ पे क्या है, ये आवृत्ति हो गई, तो यहां पर आपने क्या कॉमन निकाल लिया, RHC, ठीक है। RHC यहां से कॉमन निकाल लिया, अंदर कोष्टक में क्या बचेगा, 1 बट्टे N2 स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा, 1 बट्टे N2 स्क्वायर,
और माइनस क्या होगा यहाँ पर 1/n1 स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या था h, h से h को क्या कर दीजिए, काट दीजिए। c को कहां पर ले आइएगा, नीचे ले आइएगा। c को कहां ले आइए, इस म्यू के नीचे, ठीक है। c को कहां पे ले आए आप, नीचे ले आए। ये क्या हो गया आपका 1/, यहां पर कितना 1/, यहां पर हो जाएगा n2 स्क्वायर और यहां पर क्या हो जाएगा 1/n1 स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर कितना हो जाएगा आपका r। तो ये क्या हो गया म्यू बट्टे क्या हो जाएगा, यहाँ पर c हो जाएगा, क्या हो जाएगा म्यू बट्टे c हो जाएगा, ठीक है। अब इस म्यू बट्टे c का हम क्या करें, यहां तक का प्रोग्राम समझ में आया कि ये क्या हो गया आपका म्यू बट्टे सी हो गया, ठीक है। क्या हो गया म्यू बट्टे सी। अब देखिएगा म्यू का जो मान होता है वो होता है सी बट्टे लैम्डा। क्या होता है म्यू बराबर क्या होता है सी बट्टे लैम्डा होता है। और नीचे क्या है एक सी है, ठीक है। म्यू बराबर कितना होता है सी बट्टे लैम्डा। यहाँ चूंकि देखिएगा क्योंकि म्यू बराबर जो होता है वो कितना होता है सी बट्टे लैम्डा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका आर हो गया और ये हो गया आपका 1/n2 स्क्वायर और माइनस क्या हो गया 1/n1 स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब सी से सी कट गया, ये निकल के आया आपका 1/लैम्डा बराबर आर 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। ये वो फॉर्मूला निकाल के लाए हैं हम जब कोई जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है n2 ऊर्जा स्तर से कहां पर कूदता है n1 ऊर्जा स्तर में कूदता है। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो n2 से कहां पर कूद रहा है n1 में कूद रहा है। n2 यानी कि हम मान लीजिए n2 बराबर लेके चल रहे हैं 2 और n1 बराबर लेके चल रहे हैं हम क्या 1। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां दूसरी कक्षा से कहां पे लौट के आ रहा है पहली कक्षा में। अगर n2 बराबर 3 मान लें तो n2 बराबर 3 मान लें, n1 बराबर कितना मान लें हम 1, ठीक है। n2 बराबर हमने क्या मान लिया 3 और n1 बराबर हमने कितना मान लिया 1। तो इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा से कहां पर लौट करके आ रहा है पहली कक्षा में लौट करके आ रहा है। तो वहां पर जो उत्सर्जित जो विकिरण होगा उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी 1/लैम्डा बराबर r होगा यहाँ पर, ठीक है। और 1/n2 स्क्वायर यानी जो जिसमें से कूद रहा है और n1 वो जिसमें कूद के आया है वो आपके लिए यहाँ पे लगा देना है। r क्या है यहाँ पर r बराबर होता है रेडबर्ग नियतांक। इसको क्या कहते हैं रेडबर्ग नियतांक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसे रेडबर्ग नियतांक कहते हैं। इसका मान होता है 1.09 गुणा 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, ठीक है। इसका वैल्यू आप क्या करेंगे याद कर लेंगे, बिल्कुल फिक्स, ठीक है। क्या कर लेंगे याद कर लेंगे। यहां तक का कार्य क्या है आप नोट करें। और अब हम बात करेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। किसकी बात करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो कि क्या है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसी फॉर्मूले पे आधारित है। चलिए बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये आपको कंटेस्ट करना होगा क्योंकि इस पे आधारित कई बार जो है प्रश्न पूछे गए हैं। इसी को पूछता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है। इससे पहले का जो सूत्र है ये वाला जो सूत्र है ये मैंने उल्टा निकाल दिया है। तो आप क्या है वहां पर E1 माइनस E2 कर लेंगे तो वो सीधा निकल आएगा। N2 दे दिया था मैंने यहाँ पे तो आप N1 निकाल पाएंगे, ठीक है। तो उस सूत्र को निकलवाएगा और इसको निकलवाएगा। हो सकता है इस पे आधारित इसी सूत्र पे आधारित क्या है आपको न्यूमेरिकल दे दे। सिंपल न्यूमेरिकल होता है, कठिन बिल्कुल भी नहीं होता है। रेडबर्ग नियतांक का वैल्यू आपको वहां पर मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है। पहले तो स्पेक्ट्रम समझिएगा कि स्पेक्ट्रम क्या है। देखो स्पेक्ट्रम क्या है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या है ऊंचे ऊर्जा स्तर से नीचे ऊर्जा स्तर में अगर कूदेगा तो वो क्या करेगा ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा, ठीक है। ऊर्जा को क्या करेगा उत्सर्जित करेगा। जब ऊर्जा उत्सर्जित होती है तो किसके रूप में होती है विकिरण यानी प्रकाश के रूप में होती है। तो वहां पर आप देखेंगे कि विभिन्न विभिन्न कक्षाओं से जब इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में कूदेगा तो अलग अलग तरीके का प्रकाश निकालेगा। यानी कि अगर ऊपर ज्यादा ऊंची से ज्यादा नीची में कूद रहा है तो कुछ अलग तरंगदैर्घ्य का प्रकाश निकालेगा। जब कुछ और तरीके से कूद रहा है किसी और से किसी और में कूद रहा है तो उसके लिए क्या होगा अलग क्या निकालेगा प्रकाश निकालेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहां पर क्या होता है इस पर बहुत सारी क्या पाई जाती है श्रेणियां पाई जाती हैं। श्रेणियां कब पाई जाती हैं कि इन कक्षाओं से अगर इस कक्षा में क्या है ये कूदता है यानी इन ऊर्जा स्तरों से अगर इसमें कूदता है तो इस तरीके का प्रकाश पाया जाएगा। अगर इन कक्षाओं से इनमें कूदता है तो इस तरीके का प्रकाश पाया जाएगा। इनसे इनमें कूदता है तो इस तरीके का प्रकाश पाया जाएगा। ऐसी स्थिति यहां पर होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो कई सारी यहां पर क्या है प्रकाश की पट्टियां दिखाई देती हैं। कई सारी क्या दिखाई देती हैं प्रकाश की पट्टियां दिखाई देती हैं। एक तब एक जब जब क्या होता है ऊंचे ऊर्जा स्तर से पहली कक्षा में कूद रहा है, जब दूसरे और या अन्य ऊर्जा स्तर से दूसरी कक्षा में कूद रहा है, जब और ऊंची कक्षा से कहां पर कूद रहा है तीसरी कक्षा में कूद रहा है, तब यहां पर आप क्या पाएंगे कि वहां पर विभिन्न प्रकार की क्या प्राप्त होती है श्रेणियां प्राप्त होती है, ठीक है। ओके
तो यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बात करते हैं तो इसमें कहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का विधिवत अध्ययन बामर ने किया था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो विधिवत अध्ययन है वो किसने किया था? बामर ने किया था। इस स्पेक्ट्रम पर काली पृष्ठभूमि पर बहुत सी चमकीली रेखाएं प्राप्त होती हैं। ये जो स्पेक्ट्रम है इस पे क्या है? काली पृष्ठभूमि पे बहुत सी चमकीली रेखाएं प्राप्त होती हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कई श्रेणियां प्राप्त होती हैं। जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसमें कई श्रेणियां प्राप्त होती हैं जिन्हें हम किस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं? इस सूत्र के द्वारा उनको क्या किया जाता है? ज्ञात किया जाता है। आप इतना लिखेंगे। उपरोक्त सूत्र में यदि कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर N2 से, कहां से? ऊंचा ऊर्जा स्तर कौन सा है? N2 है। सही सूत्र ये है, जो पहले लिखा दिया वो गलती से हो गया, ठीक है। तो सही सूत्र कौन सा है? उच्च ऊर्जा स्तर कौन सा? N2 से कहां पर कूद रहा है? वो निम्न ऊर्जा स्तर N1 में अगर कूदता है तो लैम्डा तरंगदैर्घ्य का प्रकाश या विकिरण उत्सर्जित करेगा। तो क्या करेगा? वो लैम्डा तरंगदैर्घ्य का उत्सर्जित करेगा। क्या? प्रकाश या फिर विकिरण। इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के आधार पर, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहे हैं, इसलिए क्या है? ये स्पेक्ट्रम जो है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है। कौन सा स्पेक्ट्रम है? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के आधार पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में निम्नलिखित श्रेणियां प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी श्रेणियां प्राप्त होती हैं? एक होती है लाइमन श्रेणी, दूसरी होती है बामर श्रेणी, तीसरी पासन श्रेणी, चौथी ब्रैकेट और पांचवी कौन सी होती है? फुंड श्रेणी। लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, फुंड, ठीक है। लावा पा ब्रेफू, लावा पा ब्रेफू, ठीक है। लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, फुंड, ठीक है। तो ये वाली श्रेणियां क्या होती हैं? इसमें प्राप्त होती हैं। ये श्रेणियां कब कब प्राप्त होती हैं, कैसे प्राप्त होती हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा जब हम क्या करेंगे? लाइमन श्रेणी पढ़ेंगे, बामर श्रेणी पढ़ेंगे, पासन श्रेणी पढ़ेंगे, ब्रैकेट श्रेणी पढ़ेंगे, फुंड श्रेणी पढ़ेंगे तब, ठीक है। मैं आपको मोटे तौर पे लिख के मैं तभी बताऊंगा। आपके लिए मैं यहीं पे बताऊं कि अगर n1 का वैल्यू कितना है? 1 है। इस सूत्र में अगर आप n1 का वैल्यू क्या लगाएंगे? 1 लगाएंगे और n2 का वैल्यू कितना लगाएंगे? 2, 3, 4 या आगे जहां तक लगेगा अनंत तक वो लगाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6 जितना भी होगा वो। n1 का वैल्यू 1 और n2 का वैल्यू अगर कितना है? 2, 3, 4, 5, 6 है, तो वहां पर श्रेणी जो प्राप्त होगी वो कौन सी श्रेणी प्राप्त होगी? लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी का मतलब जो प्रकाश प्राप्त होगा, जो प्रकाश उत्सर्जन की जो श्रेणी होगी उसको आप क्या नाम देंगे? लाइमन श्रेणी नाम देंगे, ठीक है। ये श्रेणी कब प्राप्त होती है? ये श्रेणी तब प्राप्त होती है जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊंचे ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आता है। यानी कोई भी ऊंचा ऊर्जा स्तर हो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, अनंतमा कोई सा भी हो, लेकिन उससे कहां पे आता है? पहले वाले में अगर ये लौट के आता है तो वहां पर कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है? लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। इसलिए n1 बराबर कहां पे आ रहा है? पहले वाले में। कहां से आ रहा है? 2, 3, 4, 5 ऊंचे ऊर्जा स्तर कोई से भी हो उनसे सबसे आ रहा है, तो कौन सी श्रेणी? लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। यहां पे मैंने दिखाया है चित्र। ये चित्र आपको बनाना है, बड़ा सरल है बनाना। देखो n1 पहली लाइन n1 यानी पहली कक्षा को दिखा रही है, दूसरी लाइन n बराबर 2 दूसरी कक्षा को, तीसरी वाली n बराबर 3 तीसरी कक्षा को दिखा रही है, चौथी वाली चौथी कक्षा को दिखा रही है। वैसे करके हमने 7 तक दिखाई, फिर आगे नहीं दिखाई, फिर हमने डायरेक्ट क्या अनंत कर दिया। तो n1 बराबर 1, यहां पे तीर का निशान ये खिंचा हुआ है कि यू दूसरे से कहां पे आया? इलेक्ट्रॉन पहली में, दूसरी कक्षा से पहली में आएगा, या तीसरी कक्षा से पहली में आएगा, या चौथी कक्षा से पहली में आएगा, या पांचवी कक्षा से पहली में आएगा, या छठवीं कक्षा से क्या है? पहले में आएगा, या सातवीं से कहां पर कूदे? पहली में कूदे। इस प्रकार लौटे तो कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है? लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। कौन सी श्रेणी प्राप्त होगी है? लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है, ठीक है। अब लाइमन श्रेणी जो प्राप्त होती है, इसमें एक और प्रश्न आता है, ये कौन से क्षेत्र में पड़ती है? यानी कि ये वाला प्रकाश जो होगा ये कौन से टाइप का होगा? प्रकाश कई तरीके के होते हैं, पराबैंगनी प्रकाश, दृश्य प्रकाश, दूर अवरक्त, अवरक्त प्रकाश, ठीक है। ऐसे प्रकाश कई प्रकार के हैं। तो पराबैंगनी प्रकाश किसके आधार पर है? तरंगदैर्घ्य के आधार पर। जैसे दृश्य प्रकाश जो होता है इसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। मोटे मोटे तौर पर इतनी एंगस्ट्रॉम क्या है इसकी तरंगदैर्घ्य होती है। तो इसका जो प्रकाश है अगर 4000 से कम का है तो पराबैंगनी प्रकाश है, और 7800 से ज्यादा का है तो कैसा प्रकाश है? अवरक्त। 4000 से 7800 के बीच में है, एंगस्ट्रॉम के बीच में उसकी तरंगदैर्घ्य है, तो कैसा प्रकाश है? दृश्य प्रकाश है। तो लाइमन श्रेणी का जो प्रकाश होता है ये कौन सा होता है? पराबैंगनी होता है। कैसा होता है? पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ता है, यानी कि पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ती है। कौन सी वाली श्रेणी? ये वाली, ठीक है। इसका जो प्रकाश है वो कौन सा होता है? पराबैंगनी होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए अब आती है दूसरी कौन सी? बामर श्रेणी।
बामा श्रेणी कौन सी होती है? बामा श्रेणी होती है n1 बराबर 2 हो और n2 बराबर 3 4 5 6 7 8 जो भी आगे तक है वो है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऊंचे ऊर्जा स्तर जैसे 3 4 5 6 आगे इनफाइनाइट तक करके उसमें से कहां पर लौटता है? दूसरी कक्षा में कूदता है या दूसरे वाले ऊर्जा स्तर में कूदता है, तो वहां पर बामर श्रेणी प्राप्त होती है। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरी ऊर्जा स्तर में कूदता है तो कौन सी श्रेणी प्राप्त होगी? बामर श्रेणी प्राप्त होती है। देखो पहले वाले का कोई संबंध नहीं है इसमें, पहली कक्षा से कोई मतलब नहीं, इसलिए कोई लाइन नहीं। हमने दिखाया तीसरी कक्षा से कहां पे कूदा? दूसरी में। चौथी कक्षा से कहां पर कूदा? तीसरी में। और पांचवी कक्षा से कहां, सॉरी तीसरी में नहीं दूसरी में, कहां पांचवी से कहां कूदा? यहाँ पे दूसरी में। छठी से कहां पर कूदा? दूसरी में। सातवीं से कहां पर कूदा? दूसरी में। तो लाइन बनाएंगे, पहले नंबर की लाइन हट जाएगी इसमें, क्योंकि यहाँ पे नहीं कूद रहा, वो कहां पे कूद रहा है? ऊपर वाली कक्षाओं से दूसरे तक ही कूद रहा है, ठीक है। पहले वाले के लिए ये लाइन बन गई, दूसरे वाले के लिए तीसरी से चौथे पे, तीसरी से दूसरे पे, चौथे से दूसरे पे, पांचवें से दूसरे पे, छठे से दूसरी में, सातवें से दूसरी में, इस तरीके से आपको लाइनें खींचनी है। तो यहां पर जो श्रेणी प्राप्त होगी वो कौन सी होती है? बामर श्रेणी, यानी कि यहाँ पे प्रकाश की जो श्रेणी प्राप्त होगी, जो प्रकाश प्राप्त होता है उसे बामर श्रेणी कहते हैं। ये प्रकाश कैसा होता है? ये प्रकाश दृश्य प्रकाश होता है। कैसा प्रकाश होता है? दृश्य प्रकाश होता है, ठीक है। तो ये वाली जो क्षेत्र है बामर श्रेणी, ये किसमें पड़ती है? दृश्य प्रकाश में पड़ती है। इसको क्या कहते हैं? विजिबल लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? विजिबल लाइट, यानी विजिबल क्षेत्र में पड़ती है। ये किसमें पड़ती है? अल्ट्रावायलेट में पड़ती है। किसमें पड़ती है? अल्ट्रावायलेट में पड़ती है, ठीक है। तो यहां बामर श्रेणी समझ गए। तीसरा पासन श्रेणी। पासन श्रेणी में n1 बराबर 3 और n2 बराबर कितना? 4 5 6 7 आगे को जितना भी है बना के दिखाओगे। हिंदी इसकी कैसे बनेगी? कैसे बनेगी? कुछ भी नहीं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से कहां पर कूदता है? तीसरे ऊर्जा स्तर में कूदता है, तो इस प्रकार पासन श्रेणी प्राप्त होती है। पासन श्रेणी प्राप्त होती है। इसके लिए n1 बराबर 3 और n2 बराबर 4 5 6 होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन चौथे पांचवें छठे सातवें आठवें ऐसे आगे के ऊर्जा स्तरों से कहां पर कूदता है? तीसरे में कूदता है। तो कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है? पासन श्रेणी प्राप्त होती है। कहां पर? पासन श्रेणी प्राप्त होती है। अब जो पासन श्रेणी दिखाएंगे, चौथे से कहां कूदा? तीसरे में कूदेगा। पांचवें से अगर कहां कूदे? तीसरे में। छठे से कहां कूदे? तीसरे में। सातवें से कहां कूदे? तीसरे में। तो कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है? पासन श्रेणी प्राप्त होती है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको ये वाली जो होती है ये किस क्षेत्र में पड़ती है? ये अवरक्त क्षेत्र में पड़ती है। किसमें पड़ती है? अवरक्त, यानी इंफ्रारेड। इसको क्या कहते हैं? इंफ्रारेड कहते हैं, ठीक है। तो ये कौन से क्षेत्र में पड़ेगी? इंफ्रारेड क्षेत्र में पड़ती है। आगे की भी वैसे ही बनेगी। अगर मान लीजिए कौन सी आ गई? ब्रैकेट। अगर कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में कूदता है तो ब्रैकेट श्रेणी प्राप्त होती है। कौन सी श्रेणी? ब्रैकेट। पांचवें से चौथे में कूदा, छठे से चौथे में, सातवें से चौथे में कूदा, तो कौन सी श्रेणी प्राप्त होगी? ब्रैकेट श्रेणी प्राप्त होती है। ये कौन से क्षेत्र में पड़ती है? ये पड़ती है दूर अवरक्त में। किसमें पड़ती है? दूर अवरक्त में। याद करना है और यहाँ पे वैसा ही लिखना है जैसा मैं लिख रहा हूं, ठीक है। चित्र बनाना वहां ये वाला है। आगे फुंड श्रेणी। अगर फुंड श्रेणी में क्या है? कोई इलेक्ट्रॉन कहां पर? छठे यानी उच्च ऊर्जा स्तर से कहां पर कूदे? पांचवें में कूदे, तो कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है? फुंड श्रेणी प्राप्त होती है। यहां तक की श्रेणियां ही प्राप्त हुई थी। ये होती है दूर दूर अवरक्त। दूर दूर अवरक्त, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कौन सा होता है? दूर दूर अवरक्त वाला ये क्षेत्र है। इस दूर दूर अवरक्त में क्या है? ये पड़ती है, यानी कि और भी ज्यादा इसकी क्या होती है? तरंगदैर्घ्य अलग दूर दूर अवरक्त क्षेत्र में जाके पड़ती है। तो ये कौन सी हो गई श्रेणी? आपकी फुंड श्रेणी हो गई, ठीक है। तो इस तरीके की श्रेणियां क्या है यहाँ पर प्राप्त होती हैं। आप बता देंगे, इनको समझ गए होंगे और इतना लिखना है। अब आगे और बढ़ाते हैं इसमें, क्योंकि लॉन्ग आंसर में आता 5 नंबर में आया, तो आप इतना लिख के छोड़ेंगे, इतना चित्र बना के छोड़ेंगे तो नंबर मिलेंगे 2। नंबर कितने मिलेंगे? 2। फिर आप जो है कमियां निकालोगे मुझ में, और ये तो मुझे पता है कि आप कमियां निकालने वाले हो मुझ में। दोस्त जो भी देने वाले हो सब मुझे ही देने वाले हो, दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि मेरी कोई गलती नहीं है, गलती है आपकी। अब भी आप कर रहे हैं, एक खाई से कूद के दूसरी खाई में जा रहे हैं। कैसे? डिस्टरबेंस अलग था, बातें अलग थी। अब आप गलियों में खड़े रहिएगा, दरवाजे पे खड़े होकर देखिएगा, कुछ भी कीजिएगा, फालतू समय बर्बाद कीजिएगा, तो इसमें मेरा कोई दो राय नहीं है। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपने साथ हानि कर रहे हैं, ठीक है। वक्त सबसे बड़ा मरहम है, और आप जो है इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं वो गलत है। पढ़ना चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, और हर चीज के लिए क्या है? मोटिवेशन ही होता है, ठीक है। तो दोष नहीं दीजिएगा, सिर्फ पढ़ाई कीजिएगा। क्या कीजिएगा? पढ़ाई अच्छे से।
पहले अपनी इच्छाओं को संतृप्त करना चाहिए, हैप्पीनेस रहना चाहिए, मूड ठीक करना चाहिए, के बाद पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है छोड़ो। यहाँ पे आते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पहली श्रेणी कौन सी प्राप्त होती है? लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है? लाइमन श्रेणी। आप क्या लिखेंगे? लाइमन श्रेणी लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। वहां तक की बात लिखने के बाद आप लाइमन श्रेणी लिखेंगे। लाइमन श्रेणी में आप क्या लिखेंगे? जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर, ठीक है, उच्च ऊर्जा स्तर N2 बराबर 2 3 4 ऐसे करके इन्फानाइट तक ले जाइए, 5, ठीक है, से पहली कक्षा, क्या पहली कक्षा या कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं, पहले ऊर्जा स्तर N1 बराबर 1 में कूदता है, तो यहां तो लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है? लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। कौन सी श्रेणी प्राप्त होगी? लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। यह श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ती है। यह श्रेणी कहां पर पड़ती है? पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ती है। कहां पर पड़ेगी ये? पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ती है। ओके, यहां तक की बातें क्या है आप समझ गए। कौन से क्षेत्र में पड़ती है? पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ती है, कोई बात नहीं, यहां तक की बात समझ गए। दूसरा कौन सा आता है? बामर श्रेणी। क्या आती है? बामर श्रेणी आती है। बामर श्रेणी के लिए आप क्या लिखेंगे? वही कहानी लिखनी है। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर N2 बराबर कितना? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा इन्फानाइट से दूसरे N1 बराबर कितना? 2 ऊर्जा स्तर में कूदता है या लौटता है, ऐसा लिख सकते हैं, कूदता है, तो बामर श्रेणी प्राप्त होती है। कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है? फिर बामर श्रेणी प्राप्त होती है। यह श्रेणी दृश्य प्रकाश क्षेत्र में पड़ती है। यानी कि अब की बार अगर ऐसा होगा तो कैसा प्रकाश निकलेगा? जो कैसा प्रकाश होता है? दृश्य प्रकाश, जो हमें आसपास क्या है, वस्तुओं को देखने में यहां नॉर्मली जो दिखाई देता है वैसे प्रकाश दिखाई नहीं देता, प्रकाश क्षेत्र में पड़ती है, ठीक है। आप काली पेन से लिखें, इनको नोट कर करके लिखें यहीं के नीचे कि ये दृश्य प्रकाश क्षेत्र में पड़ती है। चलिए, मैं यहां पे क्या है आपके लिए बताने वाला हूं, क्या कि यहां पर जो प्रकाश की यहां पे जो बात की गई है कि कौन सी श्रेणी, ये नोट कर लेना। अब आपको आगे की भी ये बातें ऐसे ही लिखनी होंगी। आप क्या लिख देंगे? पासन श्रेणी भी लिख देंगे, ऐसे ही ब्रैकेट श्रेणी भी लिखेंगे और फुंड श्रेणी भी लिखेंगे और अपने नोट्स में लिखेंगे इसको बना के। ये कोई आफत वाली चीज नहीं है। और ये क्या है, आप डायग्राम भी क्या है बना लेंगे, ठीक है। ये डायग्राम भी क्या कर लेंगे, बना लेंगे। अब बात ये सुनिएगा कि यहाँ पे हम एक शब्द का बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये दृश्य क्षेत्र में पड़ती है, ये पासन क्षेत्र में पड़ती है, और ये किस में पड़ती है, आपकी किस में पड़ती है कि ये अवरक्त में पड़ती है। तो कैसे पड़ती है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि बामर श्रेणी के लिए मैं आपको करके दिखा रहा हूं। किसके लिए? बामर श्रेणी के लिए, ठीक है। किसके लिए? बामर श्रेणी के लिए। बामर श्रेणी में पहली जो तरंगदैर्घ्य होगी, पहली तरंगदैर्घ्य, क्योंकि ये बामर श्रेणी जो है N1 बराबर तो इसमें कितना रहता है, 2 रहता है, ठीक है। दूसरी कक्षा में तो लौटता है। N2 बराबर कितना रहता है इसमें, 3 4 5, ठीक है, और 6, ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते कितना होता है, इनफाइनाइट। तो इसकी 2 लिमिट हो गई, या तो तीसरी कक्षा से कहां पर लौटे, दूसरी में लौटे, ठीक है। फिर बीच में बहुत सारी चीजें प्राप्त होंगी, बहुत सारी लाइन आपको प्राप्त होंगी। एक लास्ट लाइन होगी जब अनंत से कहां पर कूदे, दूसरी में। तो 2 लिमिट हो गई इसकी, तीसरी से दूसरी में और एक अनंत से दूसरी में। तो हम ये देखते हैं कि इससे उत्सर्जित होने वाले प्रकाश की रेंज क्या है। तीसरे से दूसरे में लौट रहा है तब प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या था, और अनंत से यहां पे लौट रहा है तब प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या थी। दोनों तरंगदैर्घ्यों की तुलना करते हैं तो हम ये देखेंगे कि इतनी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कौन सी रेंज में पड़ता है। मैंने बता दिया 4000 से 8000 के बीच में तो होता है दृश्य प्रकाश,
4000 से कम क्या होता है परावैंगनी, 8000 से ज्यादा अवरक्त होता है, तो वो चेक करना होता है यहाँ पे। ठीक है, चलो तब यहां पे आप लैम्डा वन निकालिएगा। क्या निकालिएगा? लैम्डा वन। वन बट्टे क्या निकालिएगा? लैम्डा वन। लैम्डा वन, ठीक है, लैम्डा वन कहिएगा या फिर लैम्डा मिनिमम कहिएगा। क्या कहिएगा? लैम्डा मिनिमम। लैम्डा मिनिमम आर यहाँ पे एक बट्टे, यहाँ पर क्या होता है एन वन स्क्वायर, यहाँ पे क्या होता है एक बट्टे एन टू स्क्वायर होता है। एक बट्टे लैम्डा मिनिमम निकाल रहे हैं आप, तो आर की जगह पर तो वैल्यू रखिएगा 1.09 गुणा 10 की पावर कितना माइनस का 7। मोटा मोटा करके दिखाऊंगा। एक बट्टे एन वन का वैल्यू यहाँ पे कितना रखेंगे आप? 2 रखेंगे, 2 का वर्ग हो गया। एन टू का वैल्यू आप पहले 3 रखिएगा क्योंकि 3 से शुरू कर रहे हैं। एक बट्टे क्या हो गया? 3 का वर्ग। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा से कहां पे कूद रहा है? दूसरी कक्षा में कूद रहा है, तो न्यूमेरिकल अगर आए इस आधार पे तो आप कर देंगे उसके। एक बट्टे लैम्डा मिनिमम, मेरा लैम्डा उल्टा बना हो तो आप सीधा बनाएं, 1.09 गुणा 10 की पावर माइनस 7। ये हुआ 1 बट्टे 2 की पावर 2 का मतलब 4, 1 बट्टे 3 की पावर 2 का मतलब कितना हुआ? 9 हो गया। तो 1 बट्टे लैम्डा मिनिमम, यहां पर देखिए मैं 1.09 को मोटा मोटा निकालूंगा मैं, तो इसको क्या है मैं खाली 1 लिख दूं। क्या लिख दूं? 1 लिख देता हूं। चलो 1 लिख दिया मैंने, और गुणा कितना कर दिया? 10 की पावर माइनस का 7 कर दिया। क्या कर दिया मैंने? 1 गुणा 10 की पावर माइनस का 7। अच्छा, अब यहां पे आ जाइएगा। कहां पे आ जाओ? यहां पे। अब जब यहां पे हम आएंगे तो इसका हमें क्या करना होगा? यहाँ एलसीएम लेना होगा। क्या करना होगा? एलसीएम। तो एलसीएम लेके बताइएगा कि यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा? 1 मिनट रुको। जी मैं गलत, ये रेडबर्ग नियतांक का जो वैल्यू है वो गलत लिख दिया मैंने यार। कितनी गलतियां हो गई इस वीडियो में, बहुत ज्यादा गलतियां हो गई, गड़बड़ हो रहा है सब कुछ मामला। 1.09 गुणा 10 की पावर कितना 7। तभी तो कहता हूँ अपना जो अध्ययन है दूसरे सोर्सों से आपको अब बढ़ाना होगा, क्योंकि यहाँ गलतियां अब ज्यादा होने लगी हैं। ठीक है, गलतियां नहीं है फिर भी गलतियां होने लगी, इसलिए और सोर्सों पे क्या है आपको निर्भर होना होगा। ठीक है, तो गलती किसी पे भी हो सकती है, गलती के बारे में कोई चर्चा नहीं करते हैं। तो 1 गुणा 10 की पावर कितना हो गया? 7 होता है रेडबर्ग नियतांक का मान। ठीक है, बहुत बहुत माफी मांगता हूँ गलतियों की। 1 बट्टे यहाँ पे कितना हो गया? एलसीएम लीजिएगा इनका तो कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा इसका? 9 चौक 36 आएगा। कितना आएगा? 9 चौक 36। यहाँ पे 9 कर दीजिएगा और यहाँ पे कितना कर दीजिएगा? 4। सही है। 1 बट्टे क्या हो गया? लैम्डा मिनिमम हो गया। अब यहाँ कितना? 10 की पावर 7। 9 में से 4 गया तो कितना बचा? 5। नीचे कितना हो गया? 36। ठीक है, अब यहां पे आइएगा, मैं क्या करता हूं इधर मिटा देता हूं इसको। अब मिटा दिया तो ये हुआ आपका 1 बट्टे लैम्डा मिनिमम। क्या हुआ? 1 बट्टे लैम्डा मिनिमम। अब 10 की पावर कितना है? 7 है, और यहाँ पे कितना है? 5/36। तो दोनों को उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर देंगे तभी तो लैम्डा निकलेगा, क्योंकि तो रिवर्स में है, उल्टा है। अभी लैम्डा मिनिमम निकालना है, यानी कि तरंगदैर्घ्य निकालनी है, तो उल्टा कर देंगे। तो 36 बट्टे कितना हो गया? 5, और गुणा कितना हो गया? 10 की पावर 7। ठीक है, अब मैं लैम्डा मिनिमम की अगर बात करता हूं यहाँ पे, तो 5 सत्ते 35 होते हैं। कितने होते हैं? 5 सत्ते 35। तो पॉइंट लगा के अंदाजे से 2 लगा दूं। ठीक है, लगा दिया मैंने। गुणा कितना हो गया? 10 की पावर 7 हो गया। कितना हो गया? गुणा 10 की पावर 7। लेकिन ऐसा कैसे 10 की पावर 7 हो जाएगा भाई? जब आप इसको उल्टा कर रहे हैं तो ये कहां पे आ जाएगा? नीचे आ जाएगा ना। कहां पे आ जाएगा? नीचे, 10 की पावर 7। ठीक है, तो कितना आ गया? 10 की पावर 7। ऊपर ले जाइए तो किसका हो जाएगा? लैम्डा मिनिमम बराबर हो जाएगा 7.2 गुणा 10 की पावर माइनस 7। ठीक है, अब क्या कीजिएगा? लैम्डा मिनिमम बराबर, अगर आप 7 इस पॉइंट को अगर इधर स्थान सरका देते हैं और इसमें कर देते हैं, इसे कर देते हैं 7200। क्या कर देते हैं? 7200। तो पॉइंट कितने स्थान सरक गया? 3 स्थान। जब 3 स्थान सरक गया तो 3 माइनस की और बढ़ जाएंगी यहाँ पे, तो कितनी हो जाएंगी? 10 की पावर माइनस 10। और 10 की पावर माइनस 10 को हम क्या कहते हैं? ये होता है मीटर में। क्या होता है? मीटर में। और इसी को आप क्या कहते हैं? एंगस्ट्रॉम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगस्ट्रॉम। तो इसका मतलब ये निकल के आया कि लैम्डा मिनिमम जो है वो कितना है? 7200 एंगस्ट्रॉम, यानी कि जो उसकी तरंगदैर्घ्य की पहली वाली जो लिमिट है वो कितनी है? 7200 एंगस्ट्रॉम है। नेक्स्ट, अब हम ये यहां तक नोट करें। अब हम दूसरी कंडीशन निकालने वाले हैं। दूसरी कंडीशन कैसी निकालें?
दूसरी कंडीशन हम निकालेंगे लैम्डा वाली, दूसरी में जब हम क्या लगाएंगे, अनंत लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अनंत। जब तीसरी से दूसरी में कूदता है तो 7200 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश निकलता है। अब देखते हैं कि अगर अनंत से जाएगा, क्योंकि बीच में जो भी श्रेणियां हैं उनसे इनके बीच का ही प्रकाश निकलेगा, ज्यादा नहीं निकल सकता, क्योंकि दोनों की लिमिट निकाल रहे हैं। तो 1/लैम्डा मैक्सिमम की बात कीजिएगा, यानी अधिकतम से कूद रहा है, या फिर आप उल्टा लिख सकते हैं इसको, लैम्डा मैक्सिमम उसे लिख देते, इसको मिनिमम लिख देते, दोनों तरीके से क्या है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 1/ क्या n1, यहाँ पे क्या करिएगा n1 स्क्वायर, और यहाँ पर कितना कर दीजिएगा n2 स्क्वायर। 1/लैम्डा मैक्सिमम बराबर यहाँ पर, यहाँ मान रखिएगा 1.09 गुणा 10⁻7, ठीक है। और यहाँ पे 1/n1 कौन सी कक्षा में कूद रहा है, दूसरी में, तो 2 का वर्ग कहां से कूद रहा है, अनंत से कूद रहा है। कहां से कूद रहा है, अनंत से, तो अनंत का वर्ग। 1/लैम्डा मैक्सिमम, इसको एक ही लिख दूं मैं, क्या कर दूं, 1 कर दूं, तो 1 गुणा 10⁻7 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अनंत का वर्ग, अगर अनंत 1/इनफाइनाइट जो होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो ये हो गया 1/ खाली 4, और ये कितना हो गया 0। तो 1/लैम्डा मैक्सिमम जो होगा वो कितना होगा, ये हुआ आपका 10⁻7, और नीचे कितना है आपका 4, नीचे कितना है 4। अब दोनों को क्या कर दो, उल्टा कर दो। क्यों उल्टा कर दो, क्योंकि हमें तो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू चाहिए। तो ये हो गया आपका 4, और नीचे कितना हो गया 10⁻7। इस 10⁻7 को ऊपर ले जाओ तो लैम्डा मैक्सिमम बराबर कितना हो गया, 4 गुणा 10⁻−7, माइनस की हो जाएगी पावर ऊपर पहुंच के। तो लैम्डा मैक्सिमम बराबर कितना होगा, 4 गुणा 10⁻−7 हो गया। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो 4 के पीछे अगर मैं 0 बढ़ा दूं, 1 2 3 0 बढ़ गई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10⁻−10, 3 पावर और बढ़ जाएंगी। तो लैम्डा मैक्सिमम बराबर कितना हो गया, 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो रेंज कितनी हो गई इसकी रेंज हो गई 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर कितना, 7200 एंगस्ट्रॉम। और मैंने आपको बताया था कि 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 तक की जो रेंज होती है वो दृश्य प्रकाश में मानी जाती है। किसमें मानी जाती है, दृश्य प्रकाश में मानी जाती है। तो इस तरीके से क्या है, ये दृश्य प्रकाश प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, दृश्य प्रकाश प्राप्त होता है। यहां तक की काम क्या है, नोट किया जाए, सही है। अब ऐसे करके आप किसी भी श्रेणी के लिए रेंज निकाल देंगे, ठीक है। किसी भी श्रेणी के लिए रेंज निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि n1 की वैल्यू क्या है और n2 की वैल्यू क्या है, जो आप जानते हैं लाइमन बामर पासवन में कौन कौन सी चीज में कौन कौन सी होती है, ठीक है। अब बात एक और आती है यहाँ पर कि यहाँ पर लाइमन श्रेणी जो बनी थी, लाइमन श्रेणी में भी क्या होता है, यहाँ लाइमन श्रेणी जब हमने बनाई थी तो यहाँ पर लाइमन श्रेणी में ऐसे करके यहाँ पे बनाई थी, ऐसे। तो दूसरी कक्षा से पहली में कूद रहा था, तीसरी से, चौथी से, पांचवी से और छठी से, ऐसे करके कूद रहा था ना। n बराबर 2, n बराबर 1 और n बराबर कितना हो गया 3, और n बराबर कितना हो गया 4, और n बराबर कितना हो गया 5, और n बराबर कितना हो गया 6। तो कभी कभी H अल्फा, H बीटा, H गामा ऐसे करके स्पेक्ट्रम की भी बात कर देता है। तो H अल्फा, H बीटा और H गामा जो होते हैं वह लाइमन श्रेणी में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, लाइमन श्रेणी में, ठीक है। लाइमन श्रेणी में भी कई सारी लाइनें हैं। अगर इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा से पहली में कूदता है तो कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है, H अल्फा। अगर तीसरी से पहली में कूदता है तो H बीटा प्राप्त होती है। कौन सी प्राप्त होती है, H बीटा। और अगर चौथी से पहली में कूदता है तो कौन सी प्राप्त होती है, H गामा प्राप्त होती है। और इसमें इस तरीके से ये H अल्फा, H बीटा, H गामा पाई जाती हैं। अगर आपसे कहे कि आप H अल्फा की तरंगदैर्घ्य बताइए, किसकी तरंगदैर्घ्य, H अल्फा श्रेणी की तरंगदैर्घ्य, H अल्फा श्रेणी की क्या बताइएगा, तरंगदैर्घ्य बताइए। तो आप तरंगदैर्घ्य कैसे निकालेंगे H अल्फा की, H अल्फा की श्रेणी। H अल्फा कब बनती है, जब दूसरी कक्षा से कहां पे आ रहा हो, पहली में आ रहा हो। तो 1/लैम्डा H अल्फा, यानी कि लैम्डा अल्फा पर निकालनी है आपको, तो R लगाइए। 1/, यहाँ पर कौन सी कक्षा से कहां पे आ रहा है वो, पहली कक्षा में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, n1 बराबर क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, n1 बराबर यहाँ पे वो जो होता है, जो कि किस में आ रहा है, पहली कक्षा में आ रहा है। कहां से आ रहा है, दूसरी से आ रहा है, 1/2, ठीक है। इसका वर्ग और क्या कर दिया, इसका वर्ग। दूसरी कक्षा से अगर पहली में आता है तो H अल्फा मिलती है, तो इसकी तरंगदैर्घ्य निकल आएगी 1/लैम्डा अल्फा। यहाँ R की जगह आप वैल्यू लगाइए 1.09 गुणा 10 की पावर कितना, -10⁻7 लगाइए। यहाँ 1/1 और यहाँ पर 1/ कितना हो गया 4, 1/लैम्डा अल्फा, इसको 1 मान लेता हूं मैं सरलता के लिए, 10⁻7 हो गया।
करिएगा इसको तो एलसीएम कितना आया 4, 4 माइनस 1 ऐसे करके एलसीएम ले लेंगे इसको, 4 को इधर भेज के। तो 1/λ बराबर कितना होगा 10 की पावर 7, 4 में से 1 गया तो 3, नीचे कितना हो गया 4। तो 1/λ बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ऐसे रहने दीजिए, इसको उल्टा कर देते हैं। इसको उल्टा करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, तो λ निकल के आएगी 4/3 और गुणा 10 की पावर कितना -7, क्योंकि नीचे गया, नीचे से कहां ले आए हम, ऊपर ले आए। तो λ बराबर जो होगा वो कितना होगा, 4 में 3 का भाग लगाओ तो 3 एकम 3 और फिर 3 तिया 9 गुणा 10 की पावर कितना हो गया -7। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं मीटर लिख के इसके पीछे, नहीं अगर एंगस्ट्रॉम में बनाना चाहते हैं तो आप क्या देखेंगे, एक के पीछे कितनी जीरो लगा दो, 2 जीरो और लगा दो, ठीक है। तो कितने स्थान पर रख गया ये पॉइंट, 1300 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1300 और गुणा 10 की पावर -10 हो जाएगी। और इस तरीके से λ बनेगी आपकी 1300 एंगस्ट्रॉम, क्या बनेगी 1300 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो लाइमन श्रेणी जो होती है वो कहां पड़ती है, परावैंगनी क्षेत्र में, क्योंकि इसकी जो तरंगदैर्घ्य है वो क्या होती है, वो कम होती है। वो क्या होती है, कम होती है, कितने से 4000 से, 4000 से कम की श्रेणी प्राप्त हो रही है, कितना 1300 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इस तरीके से आप एच अल्फा एच बीटा एस गामा जब प्राप्त होती है, जब दूसरे से पहले में अल्फा, तीसरे से पहले में बीटा और ये चौथे से तो गामा। यहाँ आप न्यूमेरिकल आए, मैथमेटिक्स का न्यूमेरिकल सा लगे तो इस तरीके से होगा वो, ठीक है। तो यहाँ तक क्या आपका क्या परमाणु की संरचना, और आपने इसको क्या है अध्ययन कर लिया, थोड़ी गलती हो गई होगी उनको सुधार लेंगे आप अब, ठीक है। और नए सोर्सों से, नई चीजों से क्या है अपना ज्ञानार्जन करते रहेंगे और भी सब्जेक्ट्स पर फोकस करेंगे और अच्छे अंक लेकर आएंगे, ठीक है। बाकी तो सब ठीक ही चल रहा है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है।